हेलो एवरीवन। तो बढ़ते हैं आगे। ईएसआई एक्ट 1948 को हम आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? टेम्परेरी डिसेबलमेंट। देखिए टेम्परेरी डिसेबलमेंट क्या है? ऐसी डिसेबलमेंट या ऐसी कोई इंजरी जो एम्प्लॉय को इन्फ्लिक्ट होती है, जिससे क्या है कि एम्प्लॉय कुछ टाइम के लिए काम नहीं कर पा रहा। यानी इंजरी के टाइम जो वो काम कर रहा था, इंजरी से पहले जो काम कर रहा था, तो वो कुछ टाइम के लिए इनकेपेबल हो जाता है, वो काम कर नहीं पाता। तो उसे हम क्या बोल देते हैं? टेम्परेरी डिसेबलमेंट। तो क्या बोलते हैं? एक कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट विच रिक्वायर्स मेडिकल ट्रीटमेंट। एक तो ये वर्डिंग याद रखनी है आपको। इसमें क्या है कि मेडिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है एंड रेंडर्स एन एम्प्लॉय एज ए रिजल्ट ऑफ सच इंजरी टेम्परेली इनकेपेबल ऑफ डूइंग द वर्क विच ही वॉज डूइंग प्रायर टू और एट द टाइम ऑफ इंजरी। इंजरी से पहले या इंजरी के टाइम पे जो काम एम्प्लॉय कर रहा था, तो कुछ टाइम के लिए वो इनकेपेबल हो जाता, वो काम कर नहीं पाता। ठीक है, जिस मतलब कि यानी कि जो इंजरी हुई है उससे पहले जो काम कर रहा था या उस समय पे जो काम कर रहा था, तो अब उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। तो उस कारण से क्या है कि कुछ टाइम के लिए वो टेम्परेली यह काम नहीं कर पा रहा। दिस इज कॉल्ड टेम्परेरी डिसेबलमेंट। नेक्स्ट इज परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। अब इसमें क्या होता है कि कहते हैं कि हर एक एम्प्लॉयमेंट में, ये वर्डिंग याद रखना, कि एम्प्लॉय को इंजरी हुई, ठीक है, वो इस नेचर की है कि हर एक एम्प्लॉयमेंट में उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो डाउन हो चुकी है। और जो अर्निंग कैपेसिटी डाउन हुई है, ये क्या है? परमानेंट नेचर की है। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉई है, उसका एक हाथ कट गया। अब वो ओबियसली क्या है कि एक हाथ कट चुका है उसका एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, काम करते वक्त। अब वो कुछ भी करेगा तो ऑब्वियसली क्या है कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी डाउन है। तो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट में क्या है कि जो एम्प्लॉई है उसकी हर एक एम्प्लॉयमेंट में, एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या है? परमानेंटली अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो चुकी है। एक होता है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। टोटल में क्या होता है कि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, उसमें ये होता है कि जो एम्प्लॉई है वो कुछ करने लायक नहीं रहा, कोई भी काम करने लायक नहीं रहा। तो दैट इज कॉल्ड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। ठीक है। और देखिए जैसे मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पे, टेम्परेरी डिसेबलमेंट है। एक्चुअली इसमें भी दो होती हैं। ठीक है, इसमें एक्चुअली इस एक्ट में पूरा लिखा नहीं है। जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है वहाँ बताया गया है कि टेम्परेरी में भी दो होती है। एक टेम्परेरी परमानेंट होती है, एक टेम्परेरी क्या है, ठीक है, एक पार्शियल परमानेंट है। ठीक है, एक पार्शियल टेम्परेरी है, एक पार्शियल टेम्परेरी, एक टोटल टेम्परेरी है। टोटल टेम्परेरी में क्या है कि जो वो काम कर रहा है उसमें करने लायक नहीं रहा, पर बाकी कुछ कर सकता है। जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे वो काम करने लायक नहीं रहा, बाकी जगह पे कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या होगा? टोटल टेम्परेरी। ठीक है। एक है कि पार्शियल टेम्परेरी, कि जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे उसकी अर्निंग कैपेसिटी डाउन हो गई है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल टेम्परेरी। अब जो परमानेंट में होता है उसमें क्या होता है कि पार्शियल परमानेंट और टोटल परमानेंट। टोटल परमानेंट क्या है कि कहीं काम करने लायक नहीं रहा। पार्शियल परमानेंट में क्या है कि जहां वो काम करता था सॉरी, हर जगह पे उसकी अर्निंग कैपेसिटी डाउन हो गई है। दैट इज कॉल्ड पार्शियल परमानेंट। पार्शियल परमानेंट में क्या आ गया? हर जगह उसकी अर्निंग कैपेसिटी डाउन हो गई है। टोटल परमानेंट में क्या है? उसकी हर जगह कैपेसिटी खत्म हो चुकी है काम करने की। दैट इज कॉल्ड टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट। ठीक है, इसको ज़्यादा जो बेटर एक्सप्लेन किया गया है वो किया गया है एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट में। ठीक है ना। चलिए, हमें यहाँ पे इतना ही याद करना है। तो क्या है टेम्परेरी डिसेबलमेंट? क्या हुआ कि जहाँ पे एम्प्लॉय को मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है और उसकी क्या है कि जो काम करने की क्षमता है, जब वो काम कर रहा था वो कुछ समय के लिए क्या है, वो क्षमता नहीं है उसके पास। ही इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग द वर्क ही बट ही वॉज डूइंग बिफोर और एट द टाइम ऑफ इंजरी। ठीक है। और परमानेंट पार्शियल क्या है कि जो इंजरी की नेचर है इस प्रकार की है कि हर एक एम्प्लॉयमेंट में उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी दैट इज गॉन डाउन। ठीक है, वो क्या है कि अर्निंग कैपेसिटी हर एक काम में घट गई है, विच ही वॉज कैपेबल ऑफ अंडरटेकिंग एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन द डिसेबलमेंट। यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि वो डिसेबलमेंट के टाइम पे, उससे पहले या उस समय जो कर रहा था, वो कह रहे जो कर सकता था, कैपेबल ऑफ अंडरटेकिंग। यानी कि यहाँ पे तो क्या है कि हर एक एम्प्लॉयमेंट कुछ भी करता है वो, उसकी अर्निंग कैपेसिटी डाउन। ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी क्या है? रिड्यूस्ड। कुछ भी करता है वो, कुछ भी करता है वो, उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है? रिड्यूस्ड हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं कि जो ये डिसेबलमेंट है, ये कहाँ बता रखी है? पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल। ठीक है, उसमें जो भी एम्प्लॉयमेंट बताई हुई है उसे हम क्या मानेंगे? परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है,
ये पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल वगैरह हमें नहीं पढ़ना। तो क्या है कि जो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट है, ठीक है, पार्ट 2 शेड्यूल सेकंड शेड्यूल में बता रखी है, ठीक है। और जो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय की इंजरी होने के कारण हर एक एम्प्लॉयमेंट में अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड परमानेंट पार्शियल। अच्छा, मैंने बताया आपको परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में क्या आएगा कि हर एक एम्प्लॉयमेंट में उसकी अर्निंग कैपेसिटी खत्म, और दोनों लाते ही कट गई हैं कि काम करने लायक नहीं रहा बंदा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड परमानेंट टोटल। तो हर एक एम्प्लॉयमेंट में उसकी अर्निंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, डिसेबल्ड, ठीक है। अगर हर एक एम्प्लॉयमेंट में अर्निंग कैपेसिटी डाउन हुई है केवल, तो दैट इज कॉल्ड परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, ठीक है। अगर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट है तो मतलब हर एक एम्प्लॉयमेंट में अर्निंग कैपेसिटी खत्म। क्लियर है? चलिए, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट एज सच डिसेबलमेंट ऑफ ए परमानेंट नेचर एज, ये ध्यान रखिए, एज इनकैपेसिटेट्स एन एम्प्लॉय फॉर ऑल वर्क विच ही वॉज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट इन सच डिसेबलमेंट। यानी कि डिसेबलमेंट से पहले वो जो भी काम कर सकता था, कैपेबल था, उसकी शारीरिक क्षमता के हिसाब से जो भी था, मानसिक क्षमता के अनुसार जो भी वो काम कर सकता था, बट अब वो नहीं कर सकता, तो क्या है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। तो यानी वो कहने का भाव ये हुआ कि जहां जहां वो काम करने लायक था वहां काम करने लायक नहीं रहा, मतलब वो कहीं पे काम करने लायक नहीं रहा। दैट इज कॉल्ड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, ठीक है। अब कहते हैं ये बताया क्या हुआ है, ये बता रखा है पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल में, ठीक है। यहाँ पे क्या था, पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल था जो परमानेंट पार्शियल था। अब कहते हैं कि पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल में जो बता रखा है, या फिर जो पार्ट 2 की जो पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल में जो बता रखी है उसमें कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है। जैसे मान लीजिए एक हाथ कट गया, एक लात कट गई, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। और दोनों हाथ कट गए, ये तो हो गया परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट चला गया। एक हाथ कटा मतलब बंदा काम करने लायक है, बट एक हाथ कट गया, एक लात कट गई, तो वो क्या हो गया फिर, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, ठीक है। फ्रॉम एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इंजरीज स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 thereof where the aggregate percentage of loss of earning capacity as specified in part 2 against those injury amounts to 100% और more, वो काम करने लायक ही नहीं रहा। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए हुआ क्या है। एक तो क्या हुआ कि जो पार्शियल डिसेबलमेंट है, क्या है, पार्शियल डिसेबलमेंट है, वो तो सिंपल है कि वो जो काम कर रहा था कुछ समय के लिए उससे अर्निंग कैपेसिटी डाउन हो गई, ठीक है। जो काम वो कर रहा था उसमें काम करने की जो क्षमता है कुछ समय के लिए कम होगी, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिसेबलमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि कहते हैं जो परमानेंट है, जो परमानेंट है वो दो प्रकार की है, एक पार्शियल है, एक क्या है, टोटल है। पार्शियल में तो क्या हुआ, अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई इन ऑल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अर्निंग कैपेसिटी जो है रिड्यूस्ड इन ऑल एम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस्ड इन ऑल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी। यहां पे अर्निंग कैपेसिटी क्या है, रिड्यूस्ड है इन ऑल एम्प्लॉयमेंट। यहां पे क्या है कि अर्निंग कैपेसिटी खत्म, ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी लॉस्ट। यहां पे वो कैपेबल था काम करने के, हर जगह काम करने के लायक नहीं रहा। अर्निंग कैपेसिटी लॉस्ट इन ऑल एम्प्लॉयमेंट वेयर ही वॉज कैपेबल ऑफ वर्किंग, जहाँ पे काम करने लायक था, ठीक है, वहाँ काम करने लायक नहीं रहा। यहाँ पे लॉस्ट है, लॉस्ट पे कितनी, 100%, ठीक है। तो यहाँ 100% लॉस्ट है, तो बंदा कहीं काम करने लायक ही नहीं रहा, दैट इज कॉल्ड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। और जो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट है वो क्या है कि अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस्ड हुई है, रिड्यूस्ड इन ऑल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि रिड्यूस है, रिडक्शन है एम्प्लॉयमेंट की, जो उसकी कैपेसिटी थी काम करने की, कमाने की, यहाँ पे बिल्कुल ही लॉस्ट है, यहाँ पे वो काम करने लायक ही नहीं रहा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीजनल फैक्ट्री क्या होती है। फैक्ट्री हमने पढ़ा, फैक्ट्री में क्या था कि प्रेमिसेस इंक्लूडिंग प्रीसिंक्ट्स, जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं पिछले 12 महीने में किसी भी दिन, या जिस समय इस समय काम कर रहे हैं, कर रहे थे पिछले 12 महीने में किसी भी दिन 10 या 10 से ज़्यादा, दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सीजनल फैक्ट्री क्या होती है। अब आपको पता है कि सीजनल फैक्ट्री के ऊपर क्या है कि एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, एक्ट नॉट एप्लीकेबल। ESI एक्ट है 1948, वो सीजनल फैक्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि सीजनल फैक्ट्री क्या होती है,
वैसे देखो हम आइडिया लगा लेते हैं कि जो सीज़न में खुलती है, ठीक है, साल में कुछ दिन खुली, ठीक है, फिर बंद हो गई, यानी सीज़न के अनुसार, ठीक है, वो कितना टाइम होता है वो हम देखते हैं। ए फैक्ट्री विच इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, जो क्या है एक्सक्लूसिवली है, ये ध्यान रखिएगा, एक्सक्लूसिवली एंगेज इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। क्या करते हैं? कॉटन गिनिंग, कॉटन और जूट प्रोसेसिंग, प्रेसिंग, डिकोरिटिकेशन ऑफ ग्राउंडनट्स, द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफी, इंडिगो, लैक, रबर, शुगर इंक्लूडिंग गुड़ और टी, और एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच इज इंसिडेंटल टू और कनेक्टेड विद एनी ऑफ द अफोरसेड प्रोसेसेस। तो ये जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, ये हो गया, ये पहली 4 प्रोसेसेस। उसके अलावा इनकी जो इंसिडेंटल प्रोसेस है, इन प्रोसेसेस को पूरा करने के लिए कुछ और प्रोसेस किया जा रहा है, प्रोसेसिंग की जा रही है, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी की जा रही है, वो हो गया। एंड इंक्लूड्स ए फैक्ट्री विच इज एंगेज फॉर पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 7 months इन ए ईयर, पूरे साल में जो 7 महीने से ज़्यादा नहीं चल रही। इन एनी प्रोसेस ऑफ ब्लेंडिंग, पैकिंग और रीपैकिंग ऑफ टी और कॉफ़ी, पूरे साल में 7 महीने से ज़्यादा नहीं चल रही, ठीक है, कौन से काम में? ब्लेंडिंग, पैकिंग, रीपैकिंग ऑफ टी और कॉफ़ी, या फिर इन सच अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एज CG में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेसेस बता रखे हैं, ये एक या कॉम्बिनेशन काम कर रहा, कॉम्बिनेशन में काम हो रहा है, हो क्या रहा है, ठीक है, कॉटन गिनिंग है, या कॉटन और जूट प्रोसेसिंग है, या डिकोरिटिकेशन ऑफ ग्राउंड नट्स है, ठीक है, या कॉफ़ी, इंडिगो, लैक, रबर, शुगर, ठीक है, और टी या कॉफ़ी की क्या है, कोई प्रोसेसिंग है। अब कोई भी प्रोसेस जो इंसिडेंटल टू दिस प्रोसेसेस है, उसे भी हम क्या मान लेंगे, ठीक है, सीजनल फैक्ट्री में ही कवर करेंगे। अब कहते हैं कि एक ऐसी फैक्ट्री है जो टी या कॉफ़ी की ब्लेंडिंग, पैकिंग, रीपैकिंग में काम हो रहा है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 महीने चलती है। उसके अलावा जो CG ने बाय नोटिफिकेशन बता दिया कि हाँ भी इसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इसे हम सीजनल फैक्ट्री बोलेंगे, तो बोलेंगे, पार्टी खत्म होगी फिर तो, ठीक है। और सीजनल फैक्ट्री याद रखना है, इसके ऊपर क्या है कि एक्ट लागू नहीं होता। नेक्स्ट है वेजेस। अब वेजेस में क्या आता है? ऑल रेम्युनरेशन पेड और पेबल इन कैश टू एन एम्प्लॉय। देखिए कैश का मतलब डजंट मीन कि कैश में पे करना है भैया, कि इन काइंड नहीं है, इन कैश। इन कैश का मतलब है कि आप कैश में दे सकते हैं, आप अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, किस प्रकार से करनी है, कैसे पे करना है, ठीक है। पेबल इन कैश टू एन एम्प्लॉय इफ द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड वर फुलफिल्ड एंड इंक्लूड्स एनी पेमेंट टू एन एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ ऑथराइज लीव। और जो लीव विद वेजेस होते हैं, ऑथराइज लीव है, ये लॉकआउट है, या स्ट्राइक विच इज़ नॉट इलीगल। स्ट्राइक का, लॉकआउट का, लीव विद वेजेस है, उसके जो हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो भी क्या है, उसके वेजेस का पार्ट मानेंगे। बट दैट स्ट्राइक या लॉकआउट वगैरह मस्ट नॉट बी इलीगल, या ले ऑफ हो जाता है, एंड अदर एडिशनल रेम्युनरेशन इफ एनी पेड एट द टाइम इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 2 months, ठीक है। अगर मान लीजिए क्या है कि जो 2 महीने से ज़्यादा का गैप हो गया है, अब एक एम्प्लॉय को हमने निकाल दिया, उसको दोबारा काम पे रख लिया 2 महीने के बाद, ठीक है, या फिर क्या है कि ले ऑफ के जो हम पैसे दे रहे हैं बट गैप 2 महीने से ज़्यादा का हो चुका है, तो कहते हैं कि उसको हम कवर नहीं करेंगे, बट नॉट इंक्लूड। अब कहते हैं कि देखिए जो पेंशन फंड में या प्रोविडेंट फंड में या इसी प्रकार का कोई, ये जो अंडर दिस एक्ट, ठीक है, ESI एक्ट में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, ESI फंड में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का, तो वो उसका पार्ट नहीं माना जाएगा वेजेस का। प्रोविडेंट फंड है, पेंशन फंड है, ESI फंड में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का, ठीक है, उसे हम क्या है, नहीं मानेंगे वेजेस का पार्ट। या कोई ट्रैवलिंग अलाउंस दिया है, या वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवलिंग कंसेशन है, उसे भी हम क्या है कि वेजेस का पार्ट नहीं मानते। या एनी सम पेड टू पर्सन एम्प्लॉयड टू डिफर स्पेशल एक्सपेंसेस एंटेल्ड ऑन हिम बाय द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट का नेचर ही ऐसा है कि एम्प्लॉय को कुछ खर्चे करने पड़ते हैं अपनी जेब में से, बट एम्प्लॉयर उसको रियम्बर्स कर देता है। अब वो एक्चुअल में खर्चा तो एम्प्लॉयर का ही था, बट एम्प्लॉय को उसकी एम्प्लॉयमेंट की नेचर के कारण वो खर्चे करने पड़ रहे हैं, और एम्प्लॉयर उसको दे भी रहा है, रियम्बर्स कर रहा है, तो उसे हम वेजेस का पार्ट कैसे मान सकते हैं? तो वो भी नहीं मानेंगे। फिर कहते हैं कि कोई ग्रेचुइटी पेबल है ऑन डिस्चार्ज, तो इसे भी हम क्या है कि वेजेस का पार्ट नहीं मानेंगे। तो वेजेस क्या है कि ऑल रेम्युनरेशन जो पेबल है इन कैश, कॉन्ट्रैक्ट जो है जॉब का, एम्प्लॉयमेंट का, वो एक्सप्रेस हो सकता है, एम्प्लॉयड हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं कि जो ऑथराइज लीव है, ये लॉकआउट है या स्ट्राइक है, जो इलीगल नहीं है, उसके जो वेजेस दिए गए हैं, तो वो भी वेजेस का पार्ट माने जाएंगे, ठीक है। अब कहते हैं कि जो ट्रैवलिंग अलाउंस है या ट्रैवलिंग कंसेशन है या कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ESI फंड, तो उसे भी हम क्या है कि वेजेस का पार्ट नहीं मानेंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे खर्चे
जो वर्क की नेचर ऐसी है, काम की नेचर ऐसी है, जिस कारण से क्या है कि एम्प्लॉय को वो खर्चे करने पड़ते हैं, बट एम्प्लॉयर उसको पे कर देता है, रीइंबर्स कर देता है, तो उसे भी हम क्या है कि जो वेजेस का पार्ट नहीं मानते। ठीक है जी। और जो ग्रेचुटी है डिस्चार्ज के टाइम पे जो दी जाती है, आपके सिलेबस में है ग्रेचुटी एक्ट 1972। ठीक है, तो ग्रेचुटी जो है वो दी जाती है डिस्चार्ज के टाइम पे, बंदा रिटायर हो रहा है, ठीक है, या सुपर एनुएशन हो रहा है वगैरह। ठीक है, तो वहाँ पे जो ग्रेचुटी जो भी दी जाती है तो उसको क्या है कि वेजेस का पार्ट नहीं माना जाता। फिर एक केस लो है, रीजनल डायरेक्टर एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इट वॉज हेल्ड दैट द बोनस या एक्स ग्रेशिया अमाउंट इज नॉट वेजेस। याद रखिएगा कि बोनस है या एक्स ग्रेशिया अमाउंट है, ठीक है, उसे हम क्या है कि वेजेस का पार्ट नहीं मानते। द फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज वेजेस। LIC प्रीमियम सब्सिडी। ठीक है, अब मान लीजिए अब एक एम्प्लॉई है, वो LIC की पॉलिसी ले रखी है, तो LIC वाले क्या करते हैं कि अपने जो एम्प्लॉई है उसको प्रीमियम में सब्सिडी दे देते हैं। मान लीजिए मैं LIC की वो पॉलिसी करवाता हूँ, मुझे साल का 10,000 देना पड़ता है वो प्रीमियम। ठीक है, तो जो एक LIC का एम्प्लॉई है उसने करवाया, उसको 5,000 कर दिया, उसको जो 5,000 की सब्सिडी दे दी जस्ट बिकॉज ऑफ एम्प्लॉय जो है, ठीक, उस कारण से, तो वो 5,000 की जो सब्सिडी है, ठीक है, वो उसका वेजेस का पार्ट मान लिया जाएगा। तो LIC का जो प्रीमियम है उसमें जो सब्सिडी दी गई है वो क्या है कि वेजेस का पार्ट माना जाता है। HRA है, हाउस रेंट अलाउंस है, हीट गैस डस्ट अलाउंस, इंसेंटिव अलाउंस। ठीक है, ये सभी अलाउंस क्या है कि वेजेस का पार्ट नहीं माने जाते। इंसेंटिव बोनस है या ओवर टाइम अलाउंस है, ठीक है, इंसेंटिव बोनस ओवर टाइम अलाउंस ये वेजेस का पार्ट नहीं माने जाते। ठीक है, तो बोनस हो गया, कोई कमीशन है, इंसेंटिव अलाउंस है, ओवर टाइम अलाउंस है। ठीक है, कोई मान लीजिए अब ये जो अलाउंस दिए जाते हैं, आपकी हीट अलाउंस हो गया। ठीक है, कोई घर पे कुछ वाटर लगवा रखा है उसका अलाउंस दिया जा रहा है पानी का। ठीक है, वो सारे क्या है इसके पार्ट नहीं माने जाते। ठीक है, और क्या नहीं माना जाता, जो ग्रेचुटी है, पेबल ऑन डिस्चार्ज है, या फिर क्या है कि जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स ESI फंड है या ग्रेचुटी या फिर पेंशन फंड है या प्रोविडेंट फंड है, तो उसको भी हम क्या है कि वेजेस का पार्ट नहीं मानते। तो ट्रैवलिंग अलाउंस है, ट्रैवलिंग कंसेशन है, उसको भी नहीं मानते। ठीक है ना। चलिए, अब इसमें से एक डेफिनेशन हमारी रहेगी थी पहले, दैट इज ऑफ फैमिली। डिसेबल की तो आपको याद होगा। ठीक है, जो डिपेंडेंट की डेफिनेशन तो हमने याद होगा डिटेल में की थी, जिसमें विडो मदर आ रही थी, जो बंदा है उसकी जो वाइफ है वो भी आ रही है, विडो भी आ रही है, विडो आ गई है, विडो मदर आ गई है। ठीक है, पेरेंट आ गया वहाँ पे, जो डिपेंडेंट है पास्टली या होली इन शॉर्ट पर्सन पे आपको याद होगा। ठीक है, और जो अनमैरिड आपका जो माइनर जो ब्रदर है वो आ गया था, अनमैरिड सिस्टर है वो आ गई थी। ठीक है, सिस्टर मैरिड है बट माइनर है और विडो है, माइनर मैरिड, माइनर विडो सिस्टर। ठीक है, वो भी आ गई थी। ठीक है, आपको याद होगा सारा। चलिए आगे, फैमिली की डेफिनेशन है, ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन, स्पाउस, ठीक है, हस्बैंड या वाइफ, माइनर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड चाइल्ड डिपेंडेड अपॉन द इंश्योर्ड पर्सन। ठीक है, अब एक बच्चा है, ठीक है, चाइल्ड है, माइनर है, लेजिटिमेट है या अडॉप्टेड है और डिपेंड है वो इंश्योर्ड पर्सन पे, तो उसे हम क्या मानेंगे, फैमिली का पार्ट। चाइल्ड जो होली डिपेंडेड है, ठीक है, यहाँ पे माइनर वाली बात नहीं है, चाइल्ड जो होली डिपेंडेड है ऑन द अर्निंग्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन एंड हु इज रिसीविंग एजुकेशन टिल ही और शी अटेन्स द एज ऑफ 21 ईयर्स। बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है और टोटली वो डिपेंडेड है इंश्योर्ड पर्सन पे। ठीक है, और वो 21 साल तक क्या है कि 21 साल तक क्या है, फैमिली का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, पढ़ाई कर रहा है वो, और क्या है, अनमैरिड डॉटर। ठीक है, अनमैरिड डॉटर जो टोटली डिपेंडेड है इंश्योर्ड पर्सन पे, टोटली डिपेंडेड अपॉन इंश्योर्ड पर्सन। ठीक है, चाइल्ड हु इज इनफर्म, यानी कि जो कैपेबल नहीं है, ठीक है, काम करने लायक या कुछ भी, यानी कि दिमागी तौर पे सही नहीं है। चाइल्ड हु इज इनफर्म बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल abnormality और इंजरी एंड इज होली डिपेंडेड ऑन द अर्निंग्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सो लॉन्ग एज द इन्फर्मिटी कॉन्टिन्यूज। ठीक है, एक बच्चा है, यहाँ पे कोई एज का नहीं बताया गया, तो यहाँ पे क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, एक चाइल्ड है जो इन्फर्म है, ठीक है, मेंटली या फिजिकली, तो काम करने लायक नहीं है, और जो टोटली डिपेंडेड अपॉन द अर्निंग्स ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। तो बच्चे देखो कैसे कैसे आए हैं, एक चाइल्ड जिसकी उम्र 21 साल तक है, वो पढ़ाई लिखाई में लगा हुआ है और टोटली डिपेंडेड अपॉन इंश्योर्ड पर्सन। अब जो माइनर है वो तो आ ही जाएगा। ठीक है, जो माइनर है वो तो आ ही गया। ठीक है, जो डिपेंड है अपॉन द इंश्योर्ड पर्सन, पाउस तो चलो आनी है, डिपेंड है या इंडिपेंडेंट है। अब बीवी अब अपना काम करती है,
कि उसका अपना काम चलता है और हो सकता है कि एम्प्लॉय से अच्छा चलता है, और फिर भी क्या है कि वो फैमिली में आ जाएगी। ठीक है, माइनर है बच्चा जो डिपेंडेंट है, ठीक है, एम्प्लॉयड पर्सन पे, ठीक है, वो आ गया। अब एक बच्चा है जो फुल्ली डिपेंडेंट है, ठीक है, वो आ जाएगा फैमिली की डेफिनेशन में अगर उसकी उम्र 21 साल तक है और पढ़ाई में लगा हुआ है। ठीक है, या फिर बच्चा क्या है, अनमैरिड डॉटर है। ठीक है, अनमैरिड डॉटर है। कि चाइल्ड जो हो गया इन्फर्म है, उसकी एज का कुछ नहीं देखना हमने, जो क्या है कि मेंटली या फिजिकली इनकेपेबल है काम करने के। फिर है कि जो पेरेंट्स हैं जो डिपेंडेंट हैं, whose income from all sources does not exceed such income as may be prescribed by rules by central government। ठीक है, तो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं जिनकी इनकम एक प्रिस्क्राइब लिमिट से क्रॉस नहीं करती। इन केस ऑफ इंश्योर्ड पर्सन इज अनमैरिड and his or her parents are not alive, a minor brother or sister wholly dependent upon the earnings of insured person। तो इंश्योर्ड है, उसका मान लीजिए कोई पेरेंट्स अलाइव ही नहीं है, ठीक है, और उसके जो ब्रदर सिस्टर हैं, जो उसके ब्रदर सिस्टर हैं, ठीक है, जो इंश्योर्ड है वो अनमैरिड है, पहली बात कुंवारा है, ठीक है, और पेरेंट्स भी नहीं है, उसके जो जो माइनर जो उसके बहन भाई हैं तो वो भी कहें फैमिली का पार्ट माने जाएंगे। ठीक है, जो माइनर उसके बहन भाई हैं वो फैमिली का पार्ट माने जाएंगे, जो टोटली डिपेंडेड है अपॉन द अर्निंग्स ऑफ सच इंश्योर्ड पर्सन। ठीक है, सिंपल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, अभी तक तो क्या होता है कि डेफिनेशन पार्ट में काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो समझ नहीं होती हैं वर्ड टू वर्ड। जैसे फैक्ट्री में क्या था, ठीक है, उसमें क्या था कि एक्ट अप्लाई कहाँ होता है, तो हर एक फैक्ट्री में अप्लाई होता है, बेशक वो गवर्नमेंट के अंडर आ रही तब भी अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब कहते हैं कि सीजनल फैक्ट्री पे अप्लाई नहीं होता, फिर कहते हैं सीजनल फैक्ट्री क्या है, फिर कहते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे गवर्नमेंट एक महीने का नोटिस दे के नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट निकाल के लागू कर देती है। ठीक है, तो उन पर लागू हो जाता है। फिर हमने पढ़ा कि एम्प्लॉयर की डेफिनेशन क्या है, तो कहीं जो फैक्ट्री के केस में कहते हैं ऑनर है या ऑक्यूपायर है, ठीक है, अगर या फिर मैनेजिंग एजेंट है, मैनेजर अपॉइंट कर रखा तो मैनेजर हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में जो बंदा ऑथराइज किया गया है सुपरविजन के लिए वो हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसा कोई बंदा ऑथराइज किया ही नहीं गया तो एचओडी हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि डेफिनेशन में फिर भी काफ़ी टेक्निकल चीज़ें चलती हैं। अब जैसे हमने पढ़ा कि उसकी डेफिनेशन थी डिसेबलमेंट की, एक क्या था कि जो टेम्पररी डिसेबलमेंट है, तो वहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉय की अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हुई है कुछ टाइम के लिए, यानी कि अर्निंग कैपेसिटी डाउन हो गई है, कुछ टाइम के लिए काम नहीं कर पा रहा, इनकेपेबल है एक प्रकार का, काम नहीं कर पा रहा। ठीक है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि जो परमानेंट डिसेबलमेंट है, तो परमानेंट में क्या है, एक पार्शियल है एक टोटल है। अब जो पार्शियल है उसमें क्या है कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी डाउन हो चुकी है हर एक एम्प्लॉयमेंट में, तो वो क्या है कि परमानेंट पार्शियल, कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है हर एक एम्प्लॉयमेंट में, तो इज कॉल्ड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेप्स इजी इजी हैं आगे टॉपिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है ईएसआई कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसको करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो करवाता हूँ। ठीक है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ये करना छोड़ना हमने कुछ नहीं है, ईजी है बिल्कुल, घबराने वाली बात नहीं, सब करेंगे हम। चलिए ये है टॉपिक। ठीक है, कहते हैं कि अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे एक ईएसआई फंड बनता है, ईएसआई फंड। ठीक है, ईएसआई फंड में क्या होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अब हो जाएगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अब हो जाएगा, उसके अलावा कुछ डोनेशंस वगैरह आती हैं वो जाएंगे। अब ईएसआई एक्ट के तहत जो भी खर्चे हैं वो सारे कहाँ से किए जाते हैं, ठीक है, ईएसआई फंड में से। ठीक है, अब कहते हैं कि ईएसआई फंड में जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, ठीक है ना, तो वो देखते हैं। तो कहते हैं कि एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 3.25% ऑफ वर्कर्स वेजेस, पहले ये ज़्यादा हुआ करता था अब घटा दिया गया है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 0.75% ऑफ वर्कर्स वेजेस। तो याद रखना कि 3.25% किसका है, वर्कर्स के वेजेस का, और 0.25% किसका है, 0.75% वर्कर्स के वेजेस का। एम्प्लॉयर के यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, सही कर लो, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, जो वर्कर्स के जो वेजेस है, ठीक है, वेजेस मान लीजिए कितना है 10,000, तो 10,000 का 3.25% यानी 325 रुपये कौन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयर, और उसका 0.75%, 0.75% कितना बन जाएगा, 75 रुपये। ठीक है, वो कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, आपका एम्प्लॉय। ठीक है,
तो कुल मिला के 400 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन बन जाएगा 4% यानी कि। तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया 4%। तो वेजेस है एम्प्लॉय के उसका 4%, ठीक है। उसमें से 3.25% कौन करेगा, 3.25% एम्प्लॉयर, और 0.75% कौन खर्चा करेगा, ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉय। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल अंडर दिस एक्ट इज ऑफ 2 टाइप्स, जो हमने पढ़ा। वन इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द अदर इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय विच इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज वेजेस एंड रिमिटेड टू द फंड। सिंपल होता है कि वर्कर्स की जो सैलरी जैसे 10,000 है मान लीजिए, अब उसमें से क्या है कि जो 75 रुपीज़ हैं जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो डिडक्ट किया जाएगा, और बाकी का जो 9,925 है उसको वो दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है वर्कर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, उसके वेजेस में से डिडक्ट कर लिया जाएगा। और जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट में से देगा, ठीक है जी। फिर कहते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट एम्प्लॉय मस्ट बी डिपॉजिटेड विद द ड्यू डेट। वन शैल नॉट बी एबल टू डिपॉजिट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑनलाइन आफ्टर 42 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द डेट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड, ठीक है। तो जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड है, जैसे मान ली मार्च का महीना या अप्रैल का महीना, मई का महीना है, तो उसके कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड खत्म होने के 42 दिन के अंदर ही जमा करवाना होता है ऑनलाइन। एम्प्लॉय हुज सैलरी पर डे इज 176 और लेस नीड नॉट टू पे एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। और उसको 176 रुपये से कम तो कहीं है ही नहीं किसी स्टेट में। अगर मिनिमम वेजेस एक्ट में देखें तो 176 से नीचे कहीं है ही नहीं। तो कहते हैं कि वो वाला एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 176 या उससे कम है, तो उसे वहाँ पे एम्प्लॉय को कॉन्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉय के बिहाफ पे कौन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, सरकार। हाउएवर एम्प्लॉयर विल हैव टू पे देयर शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, तो जो है ही नहीं ऐसा कुछ। एम्प्लॉयर्स इज रिक्वायर्ड टू फाइल मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑनलाइन थ्रू ESIC पोर्टल on a monthly basis in respect of all its employees after duly registering them to this. The employer has to file employee wise number of days for which wages paid, ठीक है, कितने दिन वर्कर्स के वेजेस हैं, ठीक है, उसमें इतनी इसके कितने दिन काम किया, कितने इसके वेजेस बनते हैं, उस हिसाब से उसका कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड द अमाउंट ऑफ वेजेस पेड रिस्पेक्टिवली टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल। द टोटल अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन both by employer and employee for each month is to be deposited in any branch of SBI in cash or by check or demand draft on the generation of such a challan through ESIC portal using credential, ठीक है। तो आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, या बैंक में जाके कैश जमा करवा सकते हैं, DD के द्वारा पे कर सकते हैं, ठीक है। द कॉन्ट्रीब्यूशन कैन ऑल्सो बी पेड थ्रू SBI इंटरनेट बैंकिंग। तो सारे मोड हैं, यानी कैश में जमा करा सकते हैं, चलान के जरिए पे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो मेन जो मुद्दे की बात है वो यही है कि कंट्रीब्यूशन कितना है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 3.25% ऑफ वेजेस, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है 0.75% ऑफ वेजेस। क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहते हैं कि जो ESI फंड है, ठीक है, तो ESI फंड है, ESI फंड, उसका पैसा इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ठीक है, उसका पैसा इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। उससे पहले है सेक्शन 26, ठीक है। सेक्शन 26 ये बताता है कि ESI जो फंड है, ये पैसा आता कहाँ से, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब मैं थोड़ा ऊपर नीचे होकर चल रहा हूँ, घबराना मत, मैं वैसे ही करा रहा हूँ। जहाँ पे क्या है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले मैं वो कवर कर दूँ, फिर जो ईजी हैं, जो रिलेवेंट टाइप लगते हैं मुझे, कम आते हैं या आते ही नहीं है, ठीक है, वो एक एक करके करता जाऊँगा मैं। चैप्टर आसान है, मैं फिर बता दूँ, ठीक है। ESI फंड है। अब मैंने बताया कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, बेशक एम्प्लॉय का है या एम्प्लॉयर का है, वो सारा कहाँ चला जाएगा, ESI फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो डोनेशंस आती हैं वो सारी इसमें ट्रांसफ़र कर जाएंगे। डोनेशन आया, कोई गिफ्ट आ गया, वो सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। सेक्शन 26 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ ESI फंड हेल्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन पता है आपको, ESI कॉर्पोरेशन, ठीक है, ESIC, ठीक है जी। तो पहले याद ये रखना है कि जो ESI फंड है, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके हाथ में है, ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के हाथ में। फिर कहते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन जितने पे किए गए हैं, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है या एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, एंड ऑल अदर मनीज रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेशन शैल बी पेड इनटू दिस फंड, ठीक है। जो भी होगा कंट्रीब्यूशन वो सारा इस फंड में आ जाएगा। फिर कहते हैं कि ग्रांट्स हैं, डोनेशंस हैं, गिफ्ट्स हैं। कोई ग्रांट है, डोनेशन है या गिफ्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आई है या स्टेट गवर्नमेंट से आई है, किसी लोकल अथॉरिटी से आई है या किसी इंडिविजुअल से है, किसी बॉडी से है, बेशक वो इनकॉर्पोरेट हुई है या नहीं हुई है, वो भी इस फंड में आ जाती है, जो स्पेसिफिकली इस फंड के लिए जो डोनेट किया गया है, ठीक है। तो ESI का जो कंट्रीब्यूशन है, वेदर इट इज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर, तो सारा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। जो क्या है कि ESI कॉर्पोरेशन के बिहाफ पे कुछ पैसा कहीं से आया, वो सारा इसमें आ जाएगा।
और CG SG या कोई लोकल अथॉरिटी डोनेट करती है, ठीक है, वो तो पहले ही कंगाल देते हैं, ठीक है, वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है जी, क्योंकि उनको हर 5 साल में 2-2 बार सड़कें बनानी होती है, एक बार बनाते हैं फिर टूटती है, फिर बनाते हैं फिर टूटती है, ठीक है, वो चलता रहता है इनका। फिर कहते हैं कि पर्पसेज फॉर विच द फंड में बी एक्सपेंडेड, किन किन पर्पसेज के लिए फंड को हम खर्च कर सकते हैं। और देखिए ये सही फंड बनाया क्यों गया है, एम्प्लॉयज़ के इलाज के लिए कि हाँ भी उनको इंश्योरेंस मिले। आपको याद है स्टार्टिंग में क्या बताया था, मेडिकल असिस्टेंस है, तो इलाज हो गया, कि सिकनेस बेनिफिट है, मटर्निटी बेनिफिट है, ठीक है। अब उसके अलावा जो अब इलाज करना है तो ESI अस्पताल है। अब ESI हॉस्पिटल बनाने पे जो खर्चा आएगा, बिल्डिंग्स बनेंगी, ठीक है, ESI हॉस्पिटल बनाने जो बिल्डिंग्स बनेंगी, ठीक है, उसका खर्चा हो गया। जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, वहाँ का जो स्टाफ है, उनकी सैलरी होगी, वहाँ जो बुक्स मेंटेन होगी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होंगे, वहाँ जो ऑडिटर आएगा ऑडिट करने के लिए उसकी फ़ीस होगी, ठीक है, वो खर्चे हो गए। उसके अलावा अब ESI कॉर्पोरेशन जो है, ESI कॉर्पोरेशन किसी के खिलाफ केस करती है, उसको डिफेंड, किसी के खिलाफ केस करती है, उसके खर्चे हैं। अब ESI के खिलाफ कोई केस करता है तो उसके वकीलों के खर्चे हैं, वो सारे कहाँ से भरे जाएंगे, ESI फंड में से ही भरे जाएंगे, ठीक है। अब कई जगह पे क्या है कि ESI अस्पताल है ही नहीं, तो वहाँ पे क्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल को एम्पैनल किया जाता है कि हाँ भाई एम्प्लॉई यहाँ के जो हैं, ठीक है, वो क्या है कि किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं। अब प्राइवेट अस्पतालों का जो खर्चा आएगा वो कहाँ से भरा जाएगा, ESI फंड में से भरा जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में यूटिलाइज द स्टेट इंश्योरेंस फंड, ठीक है, ये जो ESI फंड जो ESI, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड, ओनली फॉर द फॉलोइंग पर्पसेज: पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स एंड प्रोविजन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अटेंडेंस टू इंश्योर्ड पर्सन, ठीक है, जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको कुछ इंजरी वगैरह हो जाती है, सिकनेस है, तो उनका जो इलाज है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है, या उसके अटेंडेंस के लिए चाहिए कोई खर्चा होता है। एंड वेयर द मेडिकल बेनिफिट इज एक्सटेंडेड टू देयर फैमिलीज, द प्रोविजंस ऑफ सच मेडिकल बेनिफिट टू देयर फैमिलीज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड डिफरिंग द चार्जेस एंड कॉस्ट इन कनेक्शन देयरविद। जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका मेडिकल का खर्चा है, अटेंडेंस का खर्चा है, वो हम देंगे, ठीक है, इसमें से। उसके अलावा क्या है कि जो अगर उसकी फैमिली का केस है कि फैमिली में कोई बीमार है, उनको मेडिकल असिस्टेंस चाहिए वगैरह, तो वहाँ पे क्या है, इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उन पर भी खर्चा यहीं से किया जाएगा। फिर कहते हैं कि पेमेंट ऑफ फीस एंड अलाउंसेस टू मेंबर्स ऑफ द, अब ये सारा कुछ हमने पढ़ना है अभी। देखिए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, स्टैंडिंग कमेटी है इस एक्ट के तहत, या मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है, रीजनल बोर्ड है, लोकल कमेटीज़ है, ठीक है, रीजनल एंड लोकल मेडिकल बेनिफिट काउंसिल्स हैं। तो इन सब के जितने भी खर्चे हैं, इनके जो अलाउंसेज हैं, इनकी जो फीस है, वो सारी कहाँ से भरे जाएंगे, ESI फंड में से। मैंने आपको बताया ना, इससे बेटर तो यही है, इतने लोगों के खर्चे आप भर रहे हो, अस्पताल बना रहे हो, तो सीधा हिसाब करो यार, ठीक है, इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो सीधा एक इंश्योरेंस करवाओ पूरी फैमिली की, ठीक है। अब 15,000 में मान लो पूरे साल की इंश्योरेंस हो जाती है, उनका इलाज किसी भी प्राइवेट अस्पताल में हो जाए। मेन है कि इनको ये नहीं चाहिए कि ये सरकारी अस्पताल बनाते जाएं जिनसे मैनेज नहीं हो पाते। बेटर यही है कि हाँ, कि वो बेशक प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करें, बट हाँ उनके ऊपर कंट्रोल रखें, काबू रखें कि हाँ भी इस चीज़ के इलाज का खर्चा इतना, इस इलाज का इतना खर्चा, ठीक है। जब तक प्राइवेट को आप खुला छोड़ के रखोगे तो गरीब आदमी मरेगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ सैलरीज, लीव एंड ज्वाइनिंग टाइम अलाउंसेस, ट्रैवलिंग एंड कॉम्पनसेटरी अलाउंसेस, ग्रेचुइटीज एंड कॉम्पैशनेट अलाउंसेस, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट अदर बेनिफिट ऑफ। अब देखो, अब ESI के एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का इतना स्टाफ, अब उनकी सैलरी है, उनकी ग्रेचुइटी है, उनकी लीव इनकैशमेंट है, कितने खर्चे हैं, वो सारा यहाँ से भरना है, ठीक है। ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ कॉर्पोरेशन एंड मीटिंग द एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिसेज एंड अदर सर्विसेज सेट अप फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। इस एक्ट की प्रोविजंस को इफेक्ट देने के लिए जो भी ESI कॉर्पोरेशन के जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, उनकी ग्रेचुइटी है, उनकी लीव इनकैशमेंट है, वट एवर खर्चे हैं, वो सारे इसमें से पे किए जाते हैं। फिर एक ही जैसे मैंने बताया कि जो ESI अस्पताल हैं, ठीक है, जो ESI हॉस्पिटल हैं, ठीक है, उनको बिल्ड करना है, उनकी उस पर जो मेंटेनेंस है उसके खर्चे होते हैं, वो सारे कहाँ से भरने हैं, यहीं से भरने हैं, ठीक है। तो जो हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, अदर इंस्टीट्यूशन जो इसके तहत ESI के जो अपने हैं, ठीक है, उनको बनाना, मेंटेन करना, एंड प्रोविजंस ऑफ मेडिकल एंड अदर एंसिलरी सर्विसेज। अब वहाँ पे दवाइयाँ भी चाहिए, मेडिकल स्टाफ भी चाहिए, उनकी तनख्वाहें भी हैं, ठीक है, दवाइयों के खर्चे भी हैं, फिर वहाँ घोटाले भी होते हैं, वो सारे कहाँ से भरने हमने, ESI फंड में से। फॉर द बेनिफिट ऑफ इंश्योर्ड पर्सनस एंड वेयर द मेडिकल बेनिफिट इज एक्सटेंडेड
टू देयर फैमिलीज। ठीक है, देखो सीधा होता है ना, आप कोई भी स्कीम सरकारी लागू करते हो, कुछ भी है, कम से कम आप फीडबैक तो लो कि कोई भी एम्प्लॉय वहाँ पे इलाज करवा के जा रहा है, कितनी फीडबैक होती है। भी जब भी आप मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय ऐसे ही अस्पताल में आया, ठीक है, उसका इलाज हुआ, वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, तो ट्रीटमेंट होते ही क्या है कि उसके 2 दिन बाद या 3-4 दिन के अंदर उसको एक मैसेज जाए कि हाँ भी आप रेटिंग करो। ठीक है, रेटिंग करो, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, सिर्फ में मैसेज लिखो कि बताओ जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखो कितने स्टार आते हैं, फिर उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। 1 साल में इतने लोगों का इलाज हुआ, ठीक है, या आप जितना का इलाज हुआ उस पर कॉलिंग करवा सकते हो कि हाँ जी ये ऐसे ही यहाँ से बोल रहे हैं हम कॉलिंग सेंटर से, ठीक है, आपका इलाज हुआ, क्या आपको वहाँ दिक्कतें आई हैं, क्या कमियाँ लगती हैं बताओ, तो नोट करे जाओ, फीडबैक लो सबकी। ठीक है ना, 1-2 साल तक फीडबैक लो, उसके अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट कर दो। चलिए, वेयर द मेडिकल बेनिफिट इज एक्सटेंडेड टू देयर फैमिलीज। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एनी स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और एनी प्राइवेट बॉडी और इंडिविजुअल towards the cost of medical treatment and attendance provided to insured person, and where the medical benefit is extended to their families, including the cost of any building and equipment in accordance with any agreement entered into by the corporation। अब कहते हैं कि देखिए ऐसा है, मैंने जैसे बताया कि कई जगह क्या होता है कि ईएसआई के खुद के हॉस्पिटल नहीं होते, तो वहाँ पे वो कोई सरकारी अस्पताल है, सेंटर के अंडर आता है या स्टेट के अंडर आता है, ठीक है, किसी लोकल अथॉरिटी के अंडर आता है या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंडर आता है, तो जहाँ भी वो इलाज करवा देते हैं उस एम्प्लॉय का, उस एम्प्लॉयज़ के फैमिली मेम्बर्स का, ठीक है, तो वहाँ उनके जो खर्चे हैं तो उनको देने ही होते हैं। मान लीजिए किसी सरकारी अस्पताल में स्टेट गवर्नमेंट का इलाज हुआ एम्प्लॉय का, ठीक है, अब वहाँ पे क्या है कि सरकारी में भी तो ये थोड़ी ना सारा फ्री होता है, तो मान लीजिए 12,000 रुपये खर्चा आया, तो 12,000 रुपये क्या है ईएसआई फंड में से पे किया जाएगा, तो जो एम्प्लॉय था ईएसआई के तहत। अब कहते हैं कि जो ईएसआई है, ईएसआईसी है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसके जो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं या ऑडिट होते हैं, उनके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, ठीक है, और एसेट्स या लायबिलिटीज़ की वैल्यूएशन होती है, उसके जो खर्चे हैं, ठीक है, वो सारे कहाँ से किए जाएंगे, ईएसआई फंड में से। ठीक है, अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, वैल्यूएशन है, फिर कहते हैं कि ईएसआई कोर्ट, तो झगड़े होते हैं यहाँ के, ठीक है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के, तो झगड़े कहाँ चले जाते हैं, ईएसआई कोर्ट में, तो उसकी जो कॉस्ट है, ठीक है, अब ईएसआई कोर्ट की कॉस्ट भी यहाँ से निकलती है। ठीक है ना, अब कहते हैं कि पेमेंट ऑफ एनी सम अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट बाय द ईएसआईसी या स्टैंडिंग कमेटी और बाय एनी ऑफिसर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय कॉर्पोरेशन और स्टैंडिंग कमेटी इन दैट बिहाफ। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, कोई स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है, तो या उनके ऑफिसर हैं जो ऑथराइज किए गए हैं, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो पेमेंटें बनती हैं वो सारी इसमें से पे की जाती हैं। फिर कहते हैं कि अब कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है, कोई ट्राइब्यूनल का कोई ऑर्डर आया है, ठीक है, डिक्री आई है या कोई अवार्ड आया है, तो उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ठीक है, उसके तहत जो पेमेंट करनी पड़ती हैं। मान लीजिए कोर्ट ने कहा कि इस एम्प्लॉय को इतना आपको हर्जाना भरना पड़ेगा, 5 लाख का इनको क्या है कि कॉम्पनसेट किया जाए, कोर्ट का ऑर्डर है ये, तो उसको मानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसके साथ जो पेमेंट करी जाएगी वो कहाँ से की जाएगी, ईएसआई फंड में से। पेमेंट्स ऑफ सम्स अंडर एनी डिक्री ऑर्डर और अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल against the corporation or any of its officers or servants for any act done in execution of his duty or under a compromise or settlement of any suit or other legal proceedings or claim instituted or made against the corporation। तो कॉरपोरेशन के अगेंस्ट कोई क्लेम इंस्टीट्यूट किया गया था, ठीक है, अब उसके तहत मान लीजिए कोई सेटलमेंट हुई है या कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, ठीक है, या डिसीजन कोर्ट का अगेंस्ट आया है एसआईसी के, कॉरपोरेशन के, उसको अब एग्जीक्यूट तो करना ही है डिसीजन को, तो उसके तहत पेमेंट करनी पड़ रही है, दैट विल बी मेड आउट ऑफ ईएसआई फंड। अब कहते हैं कि ऐसे ही क्या है कि जो सिविल केसेस हैं, कोई क्रिमिनल केसेस हैं, ठीक है, किसी के खिलाफ करने हैं, इंस्टीट्यूट करने हैं, या किसी ने ईएसआईसी के खिलाफ किया है उसको डिफेंड करना है, तो उसके जो कॉस्ट हैं, उसके जो अदर चार्जेस हैं, वो सारे कहाँ से बियर किए जाएंगे, आउट ऑफ ईएसआई फंड। फिर कहते हैं कि देखिए जो एम्प्लॉयज़ हैं, इंश्योर्ड पर्सनस हैं, ठीक है, अब उनकी हेल्थ पे, उनकी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट पे, उनके वेलफेयर पे या उनकी रिहैबिलिटेशन पे, अब चोट टूट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, ठीक है, उनकी हेल्थ पे, वेलफेयर पे, रिहैबिलिटेशन पे या रीएम्प्लॉयमेंट पे, दोबारा काम पे लगाना, ठीक है, उस पर जो भी खर्चे आ रहे हैं डिसेबल्ड के या इंजर्ड जो एम्प्लॉय हुए हैं, ठीक है, वो सारे इसमें से किए जाएंगे। ठीक है, तो ईएसआई फंड में से खर्चे किए जाएंगे जो एम्प्लॉयज़ जो इंजर्ड हुए हैं या डिसेबल हुए हैं, ठीक है,
उनकी हेल्थ पे, वेलफेयर पे और उनकी जो रिहेबिलिटेशन पे और रीएम्प्लॉयमेंट पे जो खर्चे होने हैं वो भी इसमें से किए जाएंगे। और कुछ और खर्चे जो ऑथराइज कर सकती है ESIC, ठीक है, विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सभी खर्चे क्या हैं कि यहीं से किए जाएंगे। अब मोटा मोटा आप दिमाग में रख सकते हैं कि देखिए इसमें से सिंपल याद रखने वाले कैसे हैं। एक तो जो ESI हॉस्पिटल है, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ESI जो हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, ठीक है, उनके खर्चे हो गए, उनको बनाने के, मेंटेन करने के। या ESI कोर्ट है, ठीक है, उसको बनाने के, मेंटेन करने के खर्चे हो गए। या ESI जो कॉरपोरेशन है, ठीक है, ESIC कॉरपोरेशन है, ठीक है, इनके खर्चे हो गए। इनके जो स्टाफ है, ठीक है, इनका जो स्टाफ है या जो मेंबर्स हैं इनके, उनकी सैलरी होगी, अलाउंसेज हो गए, ठीक है, इनकी सैलरीज हैं, अलाउंसेज हैं, वो सारी कहाँ से किए जाएंगे, यहाँ से। फिर कहते हैं कि देखिए ये तो हो गया हॉस्पिटल डिस्पेंसरी के खर्चे, कोर्ट के खर्चे, ESI कॉरपोरेशन के खर्चे। फिर झगड़े वाले खर्चे हैं। अब ESIC जो है उसके खिलाफ कोई कोर्ट का या ट्राइब्यूनल का कोई ऑर्डर आया है, ठीक है, या कोई डिक्री आई है या कोई अवार्ड आया है, अब उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इसमें जो पेमेंट होती है वो भी कहाँ से की जाएगी, ESI फंड में से। अब कोई सिविल या क्रिमिनल, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है ये वाला टॉपिक जो मैं दोबारा लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, सिविल या क्रिमिनल कोई केसेस इन्होंने इंस्टीट्यूट करना है, ठीक है, ESI ने इंस्टीट्यूट करना है या डिफेंड करना है, जो भी खर्चे होंगे यहाँ से किए जाएंगे, ठीक है, सिंपल हो गया। ये सारे खर्चे कहाँ से किए जाएंगे, यहाँ से। आप कहते हैं कि कोई एम्प्लॉय डिसेबल हो गया था, ठीक है, डिसेबल हो गया था, इंजर्ड हो गया था, अब उसकी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट पे, इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ है, ठीक है, उसकी इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ है या उसका मेडिकल ट्रीटमेंट है, या उसका रिहेबिलिटेशन है, ठीक है, या रीएम्प्लॉयमेंट है, सारे खर्चे कहाँ से किए जाएंगे, यहीं से। सारे खर्चे कहाँ से किए जाएंगे, यहीं से, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है इसको, ठीक है। आप पढ़िए इसको, एक बार रीड कर लेना, ये अच्छे से याद हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। चलिए अब पहले जो छोड़ के आए थे हम वो करते हैं। नेक्स्ट था ESIC, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। सबसे जो मेजर बॉडी है ESI में, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में, वो कौन है, ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। ESIC क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। अब बॉडी कॉर्पोरेट आपको पता ही है, जो कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, ठीक है। इसकी यहाँ पे कॉमन सील है, जैसे कंपनी में तो अब क्या है, कॉमन सील ऑप्शनल कर दी गई, यहाँ कॉमन सील है, ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन है। अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, अपने ही नाम पे किसी के खिलाफ केस कर सकते हैं, या कोई केस करेगा तो ESIC के नाम पे करेगा, ना कि किसी उसके एम्प्लॉय के नाम पे करेगा या मेंबर के नाम पे करेगा, ठीक है। तो ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसकी परपेचुअल सक्सेशन है, यानी इसके मेंबर आते हैं जाते हैं, बट ESIC चलती रहती है। ये कॉमन सील है, ठीक है। एक तरह का कह सकते हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट है, तो मतलब एक तरह का क्या, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। और शैल बी बाय द नेम सेड एंड सू एंड बी सूड, ये आपको पता ही है, इट कैन सू एंड बी सूड इन इट्स ऑन नेम। ये कहते हैं कि इसमें होगा कौन कौन, शैल कंसिस्ट ऑफ, एक चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, एंड अदर मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज एंड मेडिकल प्रोफेशंस, ठीक है। तो यानी कि एक तो चेयरमैन हो गया, वाइस चेयरमैन हो गया, और भी मेंबर होंगे जो क्या हैं कि एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट या स्टेट गवर्नमेंट का इंटरेस्ट, यूटीज़ का इंटरेस्ट और मेडिकल प्रोफेशंस का इंटरेस्ट, यानी डॉक्टर्स का इंटरेस्ट, वो क्या है, रिप्रेजेंट करेंगे। और 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, MPs यानी कि, एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेशन आर इट्स एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो ESIC का डायरेक्टर जनरल होगा, ठीक है, वो इसका क्या होगा, एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। यानी कि जब तक वो डायरेक्टर जनरल है तब तक यहाँ मेंबर है, उसके डायरेक्टर जनरल की पोस्ट चली गई तो यहाँ की पोस्ट भी चली गई, मतलब। अब कहते हैं कि इसमें बता रखा है सेक्शन जो 5 है आगे जाके, उसमें जो हमने पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है, वो बताता है कि जो मेंबर्स है ESI के, उनकी जो टर्नओवर कितनी है, टर्म ऑफ ऑफिस कितनी है, ठीक है, और जो मेंबर है उनको रीनॉमिनेट करना है या री इलेक्ट करना है,
उसकी क्या एलिजिबिलिटी है। अब कहते हैं कि देखिए ऑल ऑर्डर्स एंड डिसीजन ऑफ द कॉर्पोरेशन शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर जनरल। ठीक है, जो भी ऑर्डर्स होंगे, ठीक है, या डिसीजंस होंगे कॉर्पोरेशन के, ईएसआईसी के, ऑथेंटिकेट कौन करेगा? ठीक है, डीजी, डायरेक्टर जनरल, तो साइन करेगा। उससे क्या है कि जो ऑर्डर है या डिसीजंस हैं ईएसआईसी के, वो ऑथेंटिकेट हो जाएंगे। क्या आपको क्लियर हो गया ईएसआईसी का? ठीक है, तो ये क्या एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मेंबर परपेचुअल सक्सेशन में मेंबर आएंगे जाएंगे चलता रहेगा, कॉमन सील है इसकी। ठीक है, कैन सू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम। ठीक है, और ईएसआईसी में क्या है कि एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है, उसके अलावा जो मेंबर्स हैं वो एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉई का, स्टेट गवर्नमेंट का, यूटीज का, प्लस मेडिकल प्रोफेशन के इंटरेस्ट को वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए सिंपल आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रीजनल बोर्ड, ईएसआईसी। ठीक है, में कॉर्पोरेशन है, ठीक है, इसका मतलब क्या ईएसआईसी, अब शॉर्ट में बोल दूंगा ईएसआईसी, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेशन मतलब ईएसआईसी may appoint regional boards, local committees, and regional and local medical benefit councils in such areas and in such manner and delegate to them such powers and functions as may be provided by the regulations। तो ESIC के पास पावर है ये। ठीक है, अब रीजनल बोर्ड है, कोई लोकल कमेटी है, या मेडिकल बेनिफिट काउंसिल्स हैं, ठीक है, उनको जो उन्होंने सेटअप करना, अपॉइंट करना, वो कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, जिन जिन एरियाज में लगता है ईएसआईसी को कि यहाँ ज़रूरत है, वो अपॉइंट कर सकती है। नेक्स्ट है अदर बॉडीज ऑफ कॉर्पोरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी। अब ऐसा होता है कि ईएसआईसी का जितना भी काम करना होता है वो करना किसने होता है? स्टैंडिंग कमेटी ने। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी ने। तो कहते हैं कि सेक्शन 8 जो है वो बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी के बारे में। अब वो बनाई कैसे जाती है? इसमें एक चेयरमैन होगा, ठीक है, 3 मेंबर होंगे कॉर्पोरेशन के, ईएसआईसी के, जो कॉर्पोरेशन के, तो ईएसआईसी है उसके 3 मेंबर यहाँ पे आ जाएंगे स्टैंडिंग कमेटी में। ठीक है, तो उसका एक चेयरमैन हो गया और 3 मेंबर्स होंगे, वो कहाँ से आएंगे? ईएसआईसी के जो मेंबर्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, 3 मेंबर्स ऑफ कॉर्पोरेशन रिप्रेजेंटिंग सच 3 स्टेट गवर्नमेंट्स। अब देखिए, आपको याद होगा ईएसआईसी हमने कहा था, ईएसआईसी में क्या होगा कि मेंबर्स होंगे, उसमें एक चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, मेंबर्स होंगे जो किसका इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करेंगे? वो इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉई का, स्टेट गवर्नमेंट का, यूटी का, मेडिकल प्रोफेशन का। अब कहते हैं कि देखिए इसमें जो 3 मेंबर थे ईएसआई कॉर्पोरेशन के, जो वहाँ पे इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे थे किसका? स्टेट गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे उन मेंबर्स में से 3 मेंबर यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ईएसआईसी के 3 मेंबर एक यहाँ पे आ गए। ठीक है, और 3 मेंबर वो वाले आए जो स्टेट गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे थे ईएसआईसी में, तो वहाँ के 3 मेंबर उठा के यहाँ पे डाल दिए। और कहते हैं कि 8 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द कॉर्पोरेशन। अब ईएसआईसी क्या है कि 8 मेंबर को इलेक्ट करेगी। ठीक है, कैसे? 3 मेंबर वो होंगे जो कहाँ से आए हैं? वहीं से ही आए हैं, ईएसआईसी में से ही आए हैं सारे। ठीक है, अमंग द मेंबर्स ऑफ कॉर्पोरेशन रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स। ईएसआईसी में जितने मेंबर्स हैं उसमें से 3 जो एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे थे, या जो एम्प्लॉई का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे थे, या जो मेडिकल प्रोफेशन का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो एम्प्लॉयर का या एम्प्लॉई का जो इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे थे वो 3 आ जाएंगे, और जो मेडिकल वाले में से एक आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब कहते हैं कि 1 मेंबर फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ कॉर्पोरेशन। ईएसआईसी का एक मेंबर क्या है? इलेक्ट किया जाएगा पार्लियामेंट द्वारा। ईएसआईसी का एक मेंबर जो है वो कौन इलेक्ट करके भेजेगा? पार्लियामेंट। ठीक है, और डायरेक्टर जनरल जो है ईएसआईसी का, यहाँ पे क्या है? एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाएगा। तो क्लियर है? तो स्टैंडिंग कमेटी में क्या हुआ? एक चेयरमैन हो गया, 3 कॉर्पोरेशन से आ गए। ठीक है, ईएसआईसी की कॉर्पोरेशन के 3 मेंबर आ गए, और 3 मेंबर ऐसे आए जो स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंट कर रहे थे, और 3 मेंबर्स ऐसे आए जो ईएसआईसी में क्या था? एम्प्लॉयर का, और 3 मेंबर ऐसे आए जो इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे थे एम्प्लॉय का। ठीक है, एक मेंबर आया जो मेडिकल प्रोफेशन का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा था, तो यहाँ पे आ गए। एक मेंबर किसने इलेक्ट करके भेजा? पार्लियामेंट ने इलेक्ट करके भेजा। ठीक है, जो डायरेक्टर जनरल है यहाँ का एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये अपने आप याद भी हो गया होगा। ठीक है जी, तो 8 तो सिंपल याद करने हो गए, 8 तो सीधे याद हो गए। 3 एम्प्लॉयर के, 3 एम्प्लॉई के, एक मेडिकल प्रोफेशन का, एक पार्लियामेंट ने भेजा, तो 8 तो सीधे हो गए। ठीक है, और 3 यहाँ पे है, या आप समझ आ गया होगा, स्टेट गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और देखो 3 स्टेट गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 एम्प्लॉय का कर रहे हैं, 3 एम्प्लॉयर का कर रहे हैं, एक मेडिकल प्रोफेशन का कर रहा है कि नहीं, और 3 वैसे हैं जो ईएसआईसी के कॉर्पोरेशन अदर मेंबर्स हैं। चलिए, अब कहते हैं कि इसकी जो ऑफिस की टन्योर होगी,
स्टैंडिंग कमेटी के जो ऑफिस की टेन्योर है, मेंबर की जो टेन्योर है वो कितनी है, ठीक है, वो कहते हैं 2 साल फ्रॉम द डेट ऑन विच इलेक्शन इज नोटिफाइड, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी शैल बी 2 years फ्रॉम द डेट ऑन विच हिज इलेक्शन इज नोटिफाइड। ए मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी शैल सीज टू होल्ड ऑफिस व्हेन ही सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो कहते हैं जो स्टैंडिंग कमेटी का जो मेंबर है, ठीक है, उसका ऑफिस खत्म जब वो क्या है कॉर्पोरेशन का मेंबरशिप चला जाएगा। जैसे मान लीजिए आप एक एम्प्लॉय था जो एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा था ईएसआईसी में, ठीक है। अब ईएसआईसी में से उस मेंबर को यहाँ पे क्या बना दिया गया स्टैंडिंग कमेटी में, ठीक है, यहाँ पे इसको मेंबर बना दिया गया, यहाँ पे वो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो उसकी ईएसआईसी की मेंबरशिप चली गई तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी यहाँ पे भी मेंबरशिप चली जाएगी, स्टैंडिंग कमेटी में मेंबरशिप चली जाएगी। तो 2 तरीके से कहते हैं कि एक तो देखो 2 साल की टेन्योर है, तो दूसरा क्या है कि मान लीजिए 2 साल से पहले ही एम्प्लॉय की ईएसआईसी की मेंबरशिप चली जाती है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की मेंबरशिप चली जाती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी स्टैंडिंग कमेटी की जो मेंबरशिप है वो भी चली जाएगी, ठीक है। सिंपल है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ठीक है, लॉजिकल है पूरा। जब हमें पता होना चाहिए कि हम भी स्टैंडिंग कमेटी करती क्या है। स्टैंडिंग कमेटी में इतने लोग डाल दिए जो स्टेट गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्लियामेंट ने एक बंदा भेज दिया, ठीक है, उसके अलावा एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉई का, मेडिकल प्रोफेशन का, स्टेट गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब करेंगे क्या इतने सारे लोग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि जितना भी काम है ईएसआईसी का, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जितना भी काम है वो सारे कौन संभालेंगे, स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी संभालेगी, सब्जेक्ट टू द जनरल सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ कॉर्पोरेशन, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो कंट्रोल है, सुपरविजन है, वो किसका होगा, उसी का होगा, किसका, ईएसआईसी का। काम भी उनका करेंगे। और जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का सारा काम करते हैं, बट जहाँ पे कुछ गलत करते हैं तो मेंबर्स उठा के बाहर मारते हैं। तो ऐसे यहाँ पे कि सब्जेक्ट टू द सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के सुपरिंटेंडेंस में, कंट्रोल में क्या है कि ये लोग ईएसआईसी का ही काम करेंगे, ठीक है। काम आप ही क्या कर रहे हैं, बट आपकी निगरानी में, सीधी सी बात। द स्टैंडिंग कमेटी शैल एडमिनिस्टर द अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेशन। ईएसआईसी के जो अफेयर्स है, काम काज है, वो सारा कौन संभालेगा, स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। एंड मे एक्सरसाइज एनी ऑफ द पावर्स एंड परफॉर्म एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो ईएसआई जो कॉर्पोरेशन है, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, उसका जो भी काम काज है, ठीक है, वो कौन संभाल लेगा, स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। उसको जो और कोई फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए दिए जा सकते हैं कॉर्पोरेशन द्वारा, वो भी ये संभालेंगे। स्टैंडिंग कमेटी शैल सबमिट फॉर द कंसिडरेशन एंड डिसीजन ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑल सच केसेस एंड मैटर्स एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशंस मेड इन दिस बिहाफ, ठीक है। अब कहते हैं कि देखिए स्टैंडिंग कमेटी जो है शैल सबमिट फॉर द कंसिडरेशन एंड डिसीजन ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑल सच केसेस एंड मैटर्स एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन मेड इन दिस बिहाफ। अब ईएसआई एक्ट के तहत जो रेगुलेशंस बनेंगे, वो रेगुलेशंस में बताया जाएगा कि हाँ, कि ये वाले काम जो है स्टैंडिंग कमेटी किसकी कंसिडरेशन के लिए भेजेगी, कॉर्पोरेशन की। कुछ एक काम जो है जो रेगुलेशन में बताए जाएंगे तो वो स्टैंडिंग कमेटी नहीं करेगी, वो क्या है कि पहले किसको भेजेगी, कॉर्पोरेशन को, उनको उनके कंसिडर करने के लिए और उनका डिसीजन फाइनल करवाने के लिए। यहाँ भी ये काम तो उनको भेज दिए, ठीक है। कहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में इन इट डिस्क्रिप्शन सबमिट एनी अदर केस और मैटर फॉर डिसीजंस ऑफ द कॉर्पोरेशन। स्टैंडिंग कमेटी को कहीं पे लगता है कि हाँ यार ये काम तो क्या है कि इसमें ईएसआई कॉर्पोरेशन का डिसीजन होगा, वो फाइनल करेंगे, ठीक है। तो जो स्टैंडिंग कमेटी है, अगर उनको सही लगता है तो वो क्या है कि वो सब कुछ केस, ऐसा केस या मैटर भेज सकते हैं कॉर्पोरेशन के डिसीजन के लिए जो उनको लगता है। तो 2 प्रकार के काम वो भेजते हैं ईएसआई कॉर्पोरेशन के पास, उनके कंसिडरेशन के लिए, उनके डिसीजन के लिए। एक तो जो रेगुलेशन में बताए गए हैं जो बातें, उसके अलावा क्या है कि जो उनको खुद को सही लगता है। एक तो क्या है जो स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन है, और दूसरा जो उनको लगता है, सही लगता है। तो काम क्या है कि वो ईएसआईसी की कंसिडरेशन के लिए, अप्रूवल के लिए भेज देते हैं, ठीक है। तो स्टैंडिंग कमेटी जो है, पहली बात तो ये हो गया कि जो ईएसआईसी है, कॉर्पोरेशन है, उसके अफेयर्स को एडमिनिस्टर करेगा, ठीक है। सारा जो प्रबंधकीय काम है वो सारा कौन संभालता है, स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो रेगुलेशन में कुछ बातें बताई गई हैं, तो उन कामों के लिए क्या है कि जो स्टैंडिंग कमेटी है वो कॉर्पोरेशन के कंसिडरेशन यानी सोच विचार के लिए और डिसीजन के लिए वो कॉर्पोरेशन को भेज देते हैं, ठीक है। और जहाँ पे कुछ उनको खुद को लगता है स्टैंडिंग कमेटी को, हाँ इन मुद्दों के ऊपर भी क्या है कि ईएसआईसी ही डिसीजन ले, ठीक है, तो वो मुद्दे भी रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीटिंग्स ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, कॉर्पोरेशन
मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। कहते हैं कि एट सच टाइम्स एंड प्लेसेस एंड शैल ऑब्जर्व सच रूल्स और प्रोसीजर इन रिगार्ड टू ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस एट द मीटिंग्स एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशंस मेड इन दिस बिहाफ। ठीक है, तो जो मीटिंग्स है कहाँ पे होंगी, कितनी बार होंगी, सारा क्या होगा एज पर द रेगुलेशंस। ठीक है, तो रेगुलेशन बनाए जाएंगे ESIC के, उन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही मीटिंग्स होंगी, कहाँ पे होंगी, कैसे होंगी, कितनी बार होंगी, सब रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इजी है बिल्कुल। कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ ESIC या स्टैंडिंग कमेटी। देखिए ये क्या होता है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, लगता है कि जो कॉरपोरेशन है ESIC कॉरपोरेशन है या स्टैंडिंग कमेटी है वो परसिस्टेंटली डिफॉल्ट कर रही है, जो उनको काम दिया गया वो कर नहीं दे। ठीक है, परसिस्टेंटली डिफॉल्ट कर रही है, जो उनको काम दिया गया है उसको एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे और अपनी या फिर पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन निकाल के ऑफिशियल गजट द्वारा उनकी जो ESIC है या स्टैंडिंग कमेटी है उनको सुपरसीड कर सकती है, यानी कि उनको एक तरह से ख़त्म कर सकती है। ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द कॉरपोरेशन स्टैंडिंग कमेटी, यानी ऐसा नहीं है कि वो डिसीजन ऐसे ले लेंगे, उनके साथ एक बड़ी सुनवाई का मौका तो देंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसा करने से पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये पावर याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, नॉट विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जहाँ पे लगता है कि ESIC जो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है, ठीक है, वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर रहे अंडर दिस एक्ट, या फिर क्या है कि अपने जो पावर्स हैं उसको अब्यूज़ कर रहे हैं, तो ESIC के साथ कंसल्ट करके या स्टैंडिंग कमेटी के साथ कंसल्ट करके एज द केस में भी, और आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे कॉर्पोरेशन को, कमेटी को, कि कारण बताओ कि आपको सप्रेस क्यों ना किया जाए, सुपरसीड क्यों ना किया जाए। ठीक है, आप मतलब सुपरसीड का मतलब क्या हो गया कि यानी आपकी पावर्स खत्म। ठीक है जी, एंड शैल कंसिडर द एक्सप्लेनेशन एंड ऑब्जेक्शंस इफ एनी ऑफ द कॉर्पोरेशन और द स्टैंडिंग कमेटी एज द केस में भी। तो जिसको भी सुपरसीड करना चाहते हैं तो पहले एक नोटिस दिया जाएगा कि हाँ जी आपको सुपरसीड क्यों ना किया जाए, अब वो जवाब देंगे, जवाब को कंसिडर करने के बाद, ठीक है, उनको क्या है सुपरसीड कर दिया जाएगा। तो कहते हैं कि अपॉन पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 1 सुपरसीडिंग द कॉर्पोरेशन और स्टैंडिंग कमेटी ऑल द मेंबर्स ऑफ कॉर्पोरेशन और द स्टैंडिंग कमेटी एज द केस में बी शैल एज फ्रॉम द डेट ऑफ सच पब्लिकेशन बी डीम टू हैव वेकेटेड देयर ऑफिसेज। ठीक है, तो उनके जो ऑफिस है वेकेट हो जाएंगे। तो आप सिंपल समझिए कि कहते हैं कि देखिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जो ESIC है, कॉर्पोरेशन है या स्टैंडिंग कमेटी है, वो इस एक्ट की प्रोविजन का परसिस्टेंटली डिफॉल्ट कर रहे हैं या परसिस्टेंटली यानी लगातार क्या है कि अपनी पावर को अब्यूज़ कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले उन्हें एक नोटिस देगी, कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस, कि तुम्हारे को सुपरसीड क्यों ना किया जाए। फिर वो जवाब देंगे, उनके जवाब को सुनने के बाद अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ अभी सुपरसीड कर देना चाहिए तो वो एक नोटिफिकेशन देंगे बाय वे ऑफ ऑफिशियल गैजेट। तो जब वो नोटिस पब्लिक होगा, ठीक है, पब्लिकेशन होगा उस नोटिस का, तो जितने भी उस ESIC है या फिर मेडिकल या फिर क्या स्टैंडिंग कमेटी एज द केस में भी, तो जिसको भी सुपरसीड किया है तो उनका सारे के सारे मेंबर्स मान लिया जाएगा कि उनकी छुट्टी, ठीक है, दे शैल बी डीम टू हैव वेकेटेड देयर ऑफिसेज। ठीक है, फिर कहते हैं कि जब स्टैंडिंग कमेटी सुपरसीड हो जाती है, ठीक है, व्हेन सुपरसीडेड नई स्टैंडिंग कमेटी इमीडिएटली बनाई जाएगी। ठीक है, साथ के साथ ही क्या सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग एक नई स्टैंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर ली जाएगी। और कहते हैं कि जब ESIC कॉर्पोरेशन जब सुपरसीड की जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इमीडिएटली अपॉइंट और कॉज टू बी अपॉइंटेड और इलेक्टेड न्यू मेंबर्स टू द कॉर्पोरेशन इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 4 एंड मे कॉन्स्टिट्यूट ए न्यू स्टैंडिंग कमेटी अंडर सेक्शन 8। ठीक है, तो कहते हैं कि इमीडिएटली क्या करेंगे, वो नए मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे ESIC में और मे कॉन्स्टिट्यूट ए न्यू स्टैंडिंग कमेटी अंडर सेक्शन 8। अब देखिए जहाँ पे खुद दिमाग लगाइए, ESIC जो है कॉर्पोरेशन जो है उसको सुपरसीड कर दिया, नए मेंबर आ गए। अब जितने भी मेंबर्स थे स्टैंडिंग कमेटी में वो कहाँ से आए थे, ज़्यादातर मेंबर तो ESIC में से ही आए थे। अब ESIC की ही अगर सुपरसीड कर दी तो ऑब्वियसली वहाँ के तो मेंबर साफ हो गए। ठीक है ना, तो चलिए जैसे भी है, अब कहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है कि अपॉइंट करेगी या कॉज टू बी अपॉइंटेड, आगे कहेगी किसी को अथॉरिटी को भी अपॉइंट करो। ठीक है, फिर नए मेंबर इलेक्ट करो और उस हिसाब से क्या है कि नई स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है अपनी मर्जी के अनुसार इन डिस्क्रिप्शन अपॉइंट सच एजेंसी फॉर सच पीरियड एज इट थिंक फिट टू एक्सरसाइज द पावर्स एंड परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ कॉर्पोरेशन एंड सच एजेंसी
शैल बी कॉम्पिटेंट टू एक्सरसाइज ऑल द पावर्स एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द कॉरपोरेशन। ठीक है, तो कहते हैं कि जो ESIC है, जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो चाहे तो जब तक ये ESIC सेटअप नहीं होती तब तक क्या है कि किसी अथॉरिटी को, एजेंसी को अपॉइंट कर सकते हैं कि देखिए जब तक ESIC सेटअप नहीं होती तब तक क्या है कि ये सारा काम आप संभालो, ESIC का सारा काम आप संभालो। ठीक है, अब जो भी उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए हैं उसकी एक फुल रिपोर्ट, ठीक है, उसकी एक फुल रिपोर्ट क्या है कि जो भी एक्शन लिए हैं उसकी रिपोर्ट क्या है पार्लियामेंट में दी जाएगी। ठीक है, शैल बी लेट बिफोर पार्लियामेंट एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, जितनी जल्दी हो सकता है, लेट बिफोर पार्लियामेंट एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी एंड इन एनी केस नॉट लेटर देन 3 months फ्रॉम डेट ऑफ नोटिफिकेशन सुपरसीडिंग द कॉर्पोरेशन या स्टैंडिंग कमेटी एज द केस में भी। ठीक है, तो सिंपल हो गया कि CG जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको लगता है कि यहाँ भी जो ESIC है, ठीक है, ये स्टैंडिंग कमेटी है, वो परसिस्टेंटली एक्ट का जो एक्ट की प्रोविजंस हैं तो डिफ़ॉल्ट कर रही है या परसिस्टेंटली अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, अपनी जो पावर्स है उसको मिसयूज़ कर रही है। ठीक है, तो वो क्या है कि एक CG जो है ESIC या फिर स्टैंडिंग कमेटी एज द केस में भी उनको क्या है कि एक शो कॉज नोटिस देगी, कारण बताओ कि तुम्हें सुपरसीड क्यों ना किया जाए। फिर इनका रिप्लाई आएगा। ठीक है, इनका जो रिप्लाई आएगा वो देखने के बाद ठीक है उनको लगता है कि हाँ कि कर देना चाहिए, तो CG क्या करेगी, एक नोटिफिकेशन पब्लिश करेगी इसके द्वारा क्या है कि हाँ जी हमने सुपरसीड कर दिया। अब जैसे ही पब्लिकेशन होगा तो जो भी सुपरसीड किया है ESIC या स्टैंडिंग कमेटी, उसके जो मेंबर्स हैं शैल बी डीम टू हैव वैकेटेड हिज ऑफिसेज। ठीक है, मेंबर क्या है उनके और जो ऑफिसेज हैं वो वेकेशन हो जाएगा उसका। ठीक है, वैकेट हो जाएंगे। अब कहते हैं चलो ऑफिस वैकेट हो गए, साफ हो गए। अब कहते हैं कि CG क्या करेगी, नई जो ESIC है वो बिठाएगी या स्टैंडिंग कमेटी एज द केस में भी। ठीक है, अब उसके नए जो मेंबर्स हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, और CG क्या है कि किसी एजेंसी को कुछ टाइम के लिए काम भी दे सकती है ESIC का। ठीक है, अब जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उसकी क्या है कि पूरी की पूरी रिपोर्ट, फुल रिपोर्ट, ठीक है, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो है लोकसभा राज्यसभा वहाँ पे रखी जाएगी। ठीक है, एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, जितनी जल्दी हो सके, पर ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन लेने के 3 महीने के अंदर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन लेने के 3 महीने के अंदर। ठीक है जी, चलिए ये आपको समझ आ गया, ESIC का समझ आया। ठीक है, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट था स्टैंडिंग कमेटी का। ठीक है, फिर आएगी स्टैंडिंग कमेटी के फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, जो ESIC के जो अफेयर्स हैं उसको ही एडमिनिस्टर करता है कौन, स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल क्या है नेक्स्ट, वो पढ़ते हैं सेक्शन 10 में। अब देखो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का मेन काम क्या है कि जो मेडिकल के रिलेटेड जो काम है वो सारा संभालना। ठीक है, कहते इसमें कौन होगा, अब कहते हैं कि जो ESIC का जो डायरेक्टर जनरल है वो यहाँ का चेयरमैन होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, यानी कि जब तक वो ESI में जो डायरेक्टर जनरल है तो तब तक वो यहाँ पे चेयरमैन है। अगर उसको डायरेक्टर जनरल की पोस्ट गई तो यहाँ पे भी गई। एक्स ऑफिशियो का ये मतलब होता है एक पर्टिकुलर पोस्ट के कारण ये पोस्ट मिल रही है, वो पोस्ट गई तो ये पोस्ट भी गई। तो जो डायरेक्टर जनरल है ESI का, ठीक है, जो एक्स ऑफिशियो, ठीक है, वो क्या यहाँ पे चेयरमैन होगा। और जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज का है वो एक्स ऑफिशियो को चेयरमैन होगा। और जो ESIC का एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जो मेडिकल कमिश्नर है, ठीक है, मेडिकल कमिश्नर ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है, एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाएगा यहाँ पे। और कहते हैं कि एक मेंबर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा स्टेट का इंटरेस्ट, रिप्रेजेंट 1 member ईच रिप्रेजेंटिंग ईच स्टेट अदर देन UT, 3 members रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयर्स, 3 members रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयज़। ये सब रट्टे मारने वाले पॉइंट्स होते हैं। 3 members रिप्रेजेंटिंग द मेडिकल प्रोफेशन, अमंग देम 1 shall be a वीमेन। ठीक है, तो एक तो हो गया कि यहाँ भी चेयरमैन हो गया, वो कहते हैं ESI का जो डायरेक्टर जनरल है वो यहाँ पे आ गया। और नेक्स्ट है जो हेल्थ सर्विसेज का जो डायरेक्टर जनरल है वो यहाँ पे को चेयरमैन हो गया। ठीक है, फिर मेंबर्स आगे 3 जो है एम्प्लॉय का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 एम्प्लॉयर का कर रहे हैं, और 3 जो है वो मेडिकल प्रोफेशन का कर रहे हैं। उसमें एक क्या है, वीमेन है। ठीक है, एक मेंबर है हर एक स्टेट से आ जाएगा जो स्टेट का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करेगा, बट अदर देन UT। और जो कॉर्पोरेशन का जो मेडिकल कमिश्नर है वो भी यहाँ मेंबर हो गया। अब यहाँ पे जो टर्म है वो 2 साल की नहीं है, यहाँ पे कितनी है, 4 साल। ठीक है जी, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल लास्ट 3 कैटेगरीज शैल बी 4 years। तो देखो ये तो है, ये तो सारी कहाँ से हैं, ये तो एक्स ऑफिशियो है ना पहले वाले, तो वो जब तक वहाँ पे है यहाँ पे हैं। अब जो ये आए हैं जो मेंबर्स एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का या मेडिकल प्रोफेशन का इंटरेस्ट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो क्या है, 4 साल की टेन्योर है इनकी। ठीक है,
जब वो अपॉइंट किए गए उसके बाद। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि इनका काम क्या है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो चलो ये आ जाता है कि एक तरह से क्रैमिंग पार्ट हो जाता है, फंक्शंस है वो थोड़े समझने वाले होते हैं कि ये बनाई क्यों गई है, क्या काम करती है। जैसे अब ESIC थी, ठीक है, वो तो पूरा का पूरा सारा कुछ उसके नाम पे चलता है, कॉमन सील है, बॉडी कॉर्पोरेट है, सब कुछ है, ठीक है। अब आएगी स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है, ESIC के फंक्शन ही परफॉर्म करती है वो। ESIC का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारा कौन संभालती है, ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी। आप कहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी जो कर रही है वो बट सब्जेक्ट टू द सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ ESIC ही होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का क्या काम है। कहते हैं कि एक तो ये कॉर्पोरेशन जो है ESIC उसको प्लस स्टैंडिंग कमेटी को एडवाइस करती है, एडवाइस किन मुद्दों पर, ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल बेनिफिट, द सर्टिफिकेशन फॉर द पर्पसेज ऑफ द ग्रांट ऑफ बेनिफिट्स एंड अदर कनेक्टेड मैटर्स। कहते हैं कि देखिए मेडिकल बेनिफिट्स जो दिए जाते हैं एम्प्लॉय से उन मुद्दों पर, प्लस सर्टिफिकेशन फॉर द पर्पसेज ऑफ ग्रांट ऑफ बेनिफिट्स। अब जो बेनिफिट उनको दिए जाने चाहिए, जो ग्रांट किए जाने चाहिए, उसमें सर्टिफिकेशन किसका होना चाहिए, कैसे उसकी सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, वो बातें इसमें उसके बारे में एडवाइस करते हैं ये। एंड अदर कनेक्टेड मैटर्स जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं, तो मेडिकल बेनिफिट के रिगार्डिंग, मेडिकल बेनिफिट ग्रांट करने के लिए सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग या अदर कनेक्टेड मैटर्स के रिगार्डिंग ये कॉर्पोरेशन को प्लस स्टैंडिंग कमेटी को एडवाइस करते हैं, ठीक है जी। और इनके पास क्या है कि इन्वेस्टिगेशन करने की पावर्स होती हैं, ड्यूटीज होती हैं, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स इन रिलेशन टू कंप्लेंट्स अगेंस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इन कनेक्शन विद द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अटेंडेंस, ठीक है। तो ESI एक्ट के तहत जिन जिन मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो काम है ट्रीटमेंट करना, ठीक है, अटेंडेंस देना, ठीक है, तो अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत आती है तो वहाँ पे जांच करना, ठीक है, जांच करने का भी इनका जिम्मा है। परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज इन कनेक्शन विद द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अटेंडेंस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन। तो सिंपल काम है। एक तो क्या हुआ, जो आपकी मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है, ठीक है, इसका काम क्या होगा कि जो ESIC है, कॉर्पोरेशन है, प्लस स्टैंडिंग कमेटी है, उसको एडवाइस करते हैं ये, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट के मैटर्स पे, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट के मैटर्स पे या मेडिकल ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग जो ग्रांट्स के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए उन मैटर्स पे, ठीक है। या फिर क्या है कि जहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर के खिलाफ कोई शिकायतें आती हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, तो वहाँ पे अब इन्वेस्टिगेट करने की पावर प्लस ड्यूटीज इनके पास है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन। अब कहते हैं कि ESIC का मेंबर या स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का मेंबर डिस्क्वालीफाइड कब हो जाता है, जब वो अनसाउंड माइंड का हो गया, दिमाग खराब हो गया, ठीक है। इफ़ ही इज डिक्लेयर टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, ठीक है, जब एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया, अनसाउंड माइंड का, ठीक है, या फिर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, क्या है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या फिर क्या है कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने आप ही या हिज पार्टनर बाय हिज पार्टनर एनी इंटरेस्ट इन सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद और एनी वर्क बीइंग डन फॉर द कॉर्पोरेशन एक्सेप्ट एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर और एज ए शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी। अब कहते हैं कि देखिए एक तो अनसाउंड माइंड का हो गया, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर जहाँ पे ESIC का किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, मान लीजिए कॉर्पोरेशन का किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप अकेले या अपने पार्टनर के द्वारा कोई इंटरेस्ट है, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, या कोई काम कर रहा है कॉर्पोरेशन के लिए जिसमें उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, और अदर देन अब उसका कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पे वो काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए एक मेडिकल बेनिफिट का काउंसिल का मेंबर एक एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर भी सर्विसेज दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पे सर्विसेज दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और शेयर होल्डर है किसी कंपनी में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इफ बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, ठीक है जी, सिंपल है, अनसाउंड माइंड का हो गया, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गया, मॉरल टर्पिट्यूड में दोषी पाया गया, ठीक है, या किसी कॉन्ट्रैक्ट जो ESIC का किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसका कोई इंटरेस्ट है, बट अदर देन एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर या कंपनी में किसी उसकी कोई शेयर होल्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है रेजिग्नेशन। अब कॉर्पोरेशन का या स्टैंडिंग कमेटी का या मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का कोई मेंबर इस्तीफा देना चाहता है, वो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसको नोटिस देना पड़ेगा इन राइटिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हिज सीट फॉल वैकेंट ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये लंबी कहानी हो जाती है, ठीक है। अगर कोई रिजाइन करना चाहता है उसे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखना पड़ेगा नोटिफिकेशन, ठीक है, राइटिंग में वो देगा, ठीक है, इस्तीफा अपना,
और कहता है कि उसका नोटिस जो इस्तीफ़ा है जैसे एक्सेप्ट होगा सरकार द्वारा, ठीक है, तो उसका ऑफिस वैकेट हो जाएगा। सेक्शन 12 में कहते हैं सीसेशन, ए मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेशन स्टैंडिंग कमेटी मेडिकल बेनिफिट काउंसिल शेल सीज टू बी ए मेंबर इफ ही फेल्स टू अटेंड 3 कंसेक्टिव मीटिंग्स। ठीक है, तो वो छोड़ के चला गया, रिजाइन करके चला गया, ठीक है, डिस्क्वालीफाइड हो गया तो छुट्टी हो ही गई। उसके अलावा अगर 3 मीटिंग्स लगातार वो अटेंड नहीं करता, ठीक है, तो जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका मेंबर है या मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का मेंबर है या ESIC का मेंबर है कॉर्पोरेशन का, तो अगर 3 जो मीटिंग्स इनकी होती हैं लगातार अटेंड नहीं करता तो वो ऑफिस सीज हो जाएगा उसका। ठीक है, कहते हैं कि जो अब ESIC है, स्टैंडिंग कमेटी है या मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है, उसकी मेंबरशिप जो लैप्स कर गई उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं एज पर द रूल्स। अब मान लीजिए वो कई ऐसे केसेस होते हैं कि सफिशिएंट कॉज बता देता है कि देखिए मैं तो खुद बीमार था, मैं बाहर गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिल्कुल ईजी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब देखिए, अब एम्प्लॉयज़ को ही तो बेनिफिट देने हैं इस एक्ट के अंदर। बेसिकली ये पूरा है ही क्या एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। अब एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देने के लिए बनाया गया है सारा का सारा, ठीक है ना। तो कहते हैं कि अब उसकी पहले रजिस्ट्रेशन होगी ESIC में, रजिस्ट्रेशन होगी, उसकी फ़ोटो लगेगी, उसकी डिटेल दी जाएगी, फैमिली में कौन कौन लोग हैं, पूरा सही नाम, उसका डिटेल दी जाएगा, सारा कुछ, ठीक है। कहते हैं एवरी एम्प्लॉय इज टू रजिस्टर हिमसेल्फ अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। हर एक एम्प्लॉय को क्या है, रजिस्टर होना है यहाँ पे अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। रजिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज एम्प्लॉयमेंट विच इज इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो कहते हैं इसमें होता है क्या, रजिस्ट्रेशन में कुछ खास नहीं है, पर एक ये प्रक्रिया है, बट बहुत इंपॉर्टेंट ये है ये प्रोसेस, कि जहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉय की डिटेल ली जाती है और डाटा फीड किया जाता है सिस्टम में। देखिए अब जो ये ऑनलाइन सिस्टम आ गया इसका तो बहुत फायदा है। पहले क्या था कि जाली एम्प्लॉय का नाम चढ़ाए जा रहे हैं, किसी का बेनिफिट भी लिए जा रहे हैं। एक एम्प्लॉय जो काम ही नहीं करता वहाँ पे उसका नाम चढ़वा दिया बाद में इलाज करवाने के लिए, ठीक है ना। तो कहते हैं एवरी एम्प्लॉय इज टू रजिस्टर हिमसेल्फ अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। और जो रजिस्ट्रेशन है वो एक प्रोसेस है ऑफ ऑब्टेनिंग एंड रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज एम्प्लॉयमेंट विच इज इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ठीक है, जैसे आधार का आगे चल रहा है चलन, ठीक है, जो अब सिस्टम है यूज़, इसको जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे, मैंडेटरी करते जाएंगे, तो एटलीस्ट जो फ्रॉड्स है ना, जो टुच्चे टुच्चे बंदे ही फ्रॉड कर जाते हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। बड़े लेवल पे चलो फ्रॉड होते हैं, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, बट जो लोअर लेवल पे फ्रॉड कर रहे हैं वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन क्या एक प्रोसेस है ऑब्टेन करने की, रिकॉर्ड करने की इन्फॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयमेंट विच इज इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट। द प्रोसेस also identifies to provide the benefits available under the act that are related to contributions paid by the employer on behalf of insured employees। तो इस प्रोसेस में क्या है कि आइडेंटिफाई किया जाता है यहाँ भी जो एम्प्लॉयर है वो कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू गिव हिज डिटेल्स एंड हिज फैमिली डिटेल्स टू हिज एम्प्लॉयर। पहला तो क्या हो गया कि उसकी रजिस्ट्रेशन करनी होती है, रजिस्ट्रेशन में उसका डाटा लिया जाता है, उसका उसके फैमिली के लोगों का, और फाइल एक फैमिली फ़ोटो होती है, ठीक है, is also to be provided so that employer can register the employee। This exercise of registering an employee has to be a one time exercise, स्टार्टिंग में करवाना होता है और लाइफ टाइम वो जो उसकी मेंबरशिप हो जाती है उसकी, ठीक है, जब तक वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। इन द लाइफ टाइम ऑफ एन एम्प्लॉय द इंश्योरेंस नंबर जनरेटेड ऑन द फर्स्ट ओकेजन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज टू बी यूज थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग चेंज ऑफ प्लेस, ठीक है। जो उसका इंश्योरेंस नंबर है वो सेम रहता है उसका, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल इसमें हो गया कि ये क्या है कि रजिस्ट्रेशन में क्या है कि एम्प्लॉय जो अपनी डिटेल दे देगा, नाम बताएगा, परिवार का डिटेल देगा, ठीक है, अपनी डिटेल दे दी, परिवार की डिटेल दे दी, और जो फैमिली फ़ोटो है वो दे दी, ठीक है। वो एम्प्लॉयर के अपने सिस्टम में फीड कर लेगा, आगे वो क्या है कि कॉर्पोरेशन में जमा करवा देगा। अब उसको जो एक रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस नंबर अलॉट होता है उसका क्या है, लाइफ टाइम है, वन टाइम है, लाइफ टाइम है, ठीक है। उसकी ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस वन टाइम है, यानी कि कल को वो जॉब चेंज करेगा दोबारा रजिस्ट्रेशन होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है कि अब जब बेशक वो जॉब चेंज भी करता रहे तो उसका वही इंश्योरेंस नंबर रहता है, वही उसका सारा जो डाटा ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है। बाद में वो कुछ चेंजेस होती हैं तो इंटीमेट कर देगा। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू पे कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। अब ऐसा होता है कि देखिए मान लीजिए अब एक एम्प्लॉई है, वो आया किसके थ्रू, इमीडिएट एम्प्लॉयर के थ्रू, ठीक है। अब कहते हैं कि देखो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्या करता है, प्रिंसिपल जो एम्प्लॉयर है वो पेमेंट वो एम्प्लॉय को नहीं करता, वो किसको देता है सारा, इमीडिएट एम्प्लॉयर को। अब यानी कि जो बीच में ठेकेदार है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर है, उसके थ्रू एम्प्लॉय आए हैं,
तो कॉन्ट्रैक्टर से ठेका हो गया प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का कि मैं तुमको इतने पैसे दूंगा 10 लाख पूरे मंथली, ठीक है, इनको पे करना तेरी टेंशन है, मैं तेरे को 10 लाख दूंगा, डन, ठीक है। अब कहते हैं कि देखिए ठीक है, ये तो पैसे किसको देता है, इमीडिएट एम्प्लॉयर को देता है, बट कहते हैं कि देखिए अब जो जितने भी एम्प्लॉई आए हैं इसके जरिए यहाँ पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास, उनका जो ईएसआई का कंट्रीब्यूशन बनता है, ठीक है, ईएसआई का जो कंट्रीब्यूशन बनता है, ठीक है, फर्स्ट इंस्टांस में तो कौन पे कर देगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अब एक्चुअल में तो ये तो मोटा एक ही सम दे रहा है इसको, ठीक है भाई, अपने आप देख सारा कुछ इनका। अब कहते हैं कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है जो कंट्रीब्यूशन बनता है फर्स्ट इंस्टांस में वो खुद जमा करवा देगा, पहला वो खुद जमा करवा देगा, हाँ, इसको जब पेमेंट करेगा तो वहां से वो डिडक्ट कर लेगा, इससे तो आगे डिडक्ट करने ही थे आगे एम्प्लॉय से, ठीक है, तो पहले ही जमा किसका लगा दिया, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का जमा लगा दिया। कहते हैं कि हाँ अब इसने जो काटने पैसे से काट लेगा, ठीक है, इनका आपसी मामला है ये, और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का जमा लगा दिया गया फर्स्ट इंस्टांस में कि भैया कंट्रीब्यूशन जमा कराने की जिम्मेवारी तेरी है, ठीक है। चलिए कहते हैं कि सेक्शन 40 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शैल पे इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयर whether directly employed by him or by through an immediate employer both the employer's contribution and employee's contribution, ठीक है। अब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था, काटना किसने था, एम्प्लॉय उसने, ठीक है, इमीडिएट एम्प्लॉयर ने, तो उसने तो 10 लाख का ठेका कर रखा था, मैं तो 10 लाख दूंगा इनको, अपने आप तू इनका कंट्रीब्यूशन तू अपने जमा करवा, मेरी टेंशन नहीं है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है तो अपने आप काट, तेरी टेंशन है, ठीक है, वो तू अपने आप देख, मैं तो को 10 लाख दूंगा आपका पुक्का। बट कहते हैं कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है, ठीक है, अब जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो भी, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो भी, दोनों ही क्या है, कौन जमा करवाएगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, ठीक है, बाद में से डिडक्ट कर लेगा, इससे और क्या है, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शैल पे इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयर, ठीक है, ऑल एम्प्लॉयर वेदर डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय हिम और बाय थ्रू, एक सेकेंड, इमीडिएट एम्प्लॉयर, बोथ, ये वर्डिंग याद रखना कि बेशक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है या एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, दोनों के दोनों, ठीक है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है या एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, दोनों के दोनों पहले कौन जमा करवाएगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, बाद में वो डिडक्ट कर लेगा किससे, इमीडिएट एम्प्लॉयर से। एनी सम डिडक्टेड बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर फ्रॉम वेजेस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंटरेस्टेड टू हिम बाय द एम्प्लॉय फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग द कंट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इट वॉज डिडक्टेड, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शैल बियर द एक्सपेंसिस ऑफ रिमिटिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉर्पोरेशन, ठीक है, खर्चे कौन करेगा इसको जमा करवाने के, ठीक है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर करेगा। नेक्स्ट जो ने बताया आपको कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से रिकवर कर लेगा, इमीडिएट एम्प्लॉयर से। तो फर्स्ट इंस्टांस में किसने जमा करवा दिया, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने, अब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर किससे रिकवर कर लेगा, इमीडिएट एम्प्लॉयर से। ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हु हैज पेड कॉन्ट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एम्प्लॉय employed through an immediate employer shall be entitled to recover an amount of contribution so paid from the immediate employer, ये वर्डिंग याद रखिएगा, shall be entitled to recover the amount of contribution so paid from the immediate employer, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है जो उसने कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तो उसने तो उसका पे करना था इमीडिएट एम्प्लॉयर को, तो अब इमीडिएट एम्प्लॉयर से जो रिकवरी है वो खुद कर लेगा, इमीडिएट एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन की भी, यानी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की भी प्लस जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है उसकी भी, ठीक है, शैल बी इंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन सो पेड फ्रॉम द इमीडिएट एम्प्लॉयर ईदर बाय डिडक्शन फ्रॉम एनी अमाउंट पेबल टू हिम बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट और एज ए डेट, वो उनका आपस में मामला है, ठीक है। अब उसने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने पे करना है उसको इमीडिएट एम्प्लॉयर को, तो उसमें से डिडक्ट कर सकता है, या वो एज ए डेट शो कर देगा मैंने इससे पैसे लेने हैं, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शो कर देगा अपनी किताबों में कि मैंने इससे पैसे लेने हैं, यानी एज ए डेट शो कर सकता है, या उसकी जो पेमेंट करनी है इमीडिएट एम्प्लॉयर की उसमें डिडक्ट कर सकता है, ठीक है, ये तो एज द केस में भी। द इमीडिएट एम्प्लॉयर शैल मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय और थ्रू हिम एंड सबमिट द सेम टू प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बिफोर सेटलमेंट ऑफ एनी अमाउंट पेबल बाय हिम, तो कल को झगड़ा ना हो भाई, एम्प्लॉय का नुकसान ना हो, तो इमीडिएट एम्प्लॉयर बताएगा देखो ये जो बंदे मैंने भेजे हैं आप चेक कर लो, एक बारी क्रॉस वेरिफिकेशन कर लो, ठीक है, इतना मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है, ठीक है, इतना आप काट रहे हो, इतना आप काट लो, ठीक है। नेक्स्ट है, अब मान लीजिए कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए बड़ा, देखो एम्प्लॉय का जो मुद्दा होता है बड़ा सेंसिटिव होता है, गरीब आदमी का जो मुद्दा है ना वो बड़ा सेंसिटिव होता है, एक ना फीमेल हो गए, बच्चे हो गए,
इनके जो मामले होते हैं बड़े क्या है, सेंसिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गलती किसी की भी है, ठीक है, यहाँ पे गलती किसी भी की है, बट जो गलती मानी किसकी जाएगी, ठीक है, कभी फीमेल की गलती नहीं मानी जाती, ठीक है ना, और बच्चे की गलती नहीं मानी जाती, तो गलती मानी किसकी जाती है, दूसरी पार्टी की, अपोजिट पार्टी की। तो ऐसे ही क्या है कि कल को कुछ पंगा पड़ता है, ज़्यादातर माना यह जाता है कि हाँ यार एम्प्लॉय बस के पक्ष में सारा लोग आ जाते हैं कि गरीब के साथ धक्का हो गया, ठीक है, पीछे गलती उसकी खुद की हो। तो वही कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयर भी बड़ा फ्रॉड करते हैं। तो मान लीजिए एम्प्लॉयर क्या कर रहा है कि उसने पैसे तो काट लिए, ठीक है, एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन में से जमा नहीं करवा रहा, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी नहीं जमा करवा रहा, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्ट किया उसकी सैलरी में से वो भी जमा नहीं करवा रहा। तो वहाँ पे कहते हैं कि ऐसे जो पैसे हैं, जो बेचारे गरीब आदमी के पैसे हैं, तो उसके इंश्योरेंस के पैसे जमा होने थे, ठीक है, वो आप जमा नहीं करवा रहे, तो वो एम्प्लॉयर को गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, तो बैंक खाते सील किए जा सकते हैं। इस प्रकार से ये पैसा जैसे एक एरियस ऑफ लैंड रेवेन्यू है, जैसे लैंड रेवेन्यू जो होते हैं, जैसे पानी का बिल है, ठीक है, अगर आप नहीं भरते तो आपका घर की कुर्की कर देते हैं, प्रॉपर्टी अटैच कर देते हैं, उस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। तो सेक्शन 45B provides that any contribution payable under this act may be recovered as an areas of land revenue, ठीक है, जैसे लैंड रेवेन्यू एरियस होते हैं वैसे ही रिकवर किए जा सकते हैं। सेक्शन 45C provides that authorized officer may issue a certificate to the recovery officer, ठीक है, जो रिकवरी ऑफिसर है उसको सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है रिकवरी के लिए, हु इन टर्न प्रोसीड टू रिकवर द अमाउंट बाय वन और मोर ऑफ द मोड्स मेंशन बिलो। एक जो प्रॉपर्टी है एम्प्लॉयर की, मूवेबल या इमूवेबल, उसको वो अटैच कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं उसकी, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है उसको वो अटैच कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और द फैक्ट्री या फिर एस्टेब्लिशमेंट, और एज द केस में भी द प्रिंसिपल और इमीडिएट एम्प्लॉयर, ठीक है। अरेस्ट ऑफ, अब देखो कई बार क्या होता है कि अब जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो तो कॉन्ट्रीब्यूशन जमा करवा रहा है, कई बार इमीडिएट एम्प्लॉयर नहीं पे कर रहा आगे, तो जिस कारण से प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नहीं पे कर पा रहा, ठीक है। अरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर और इज डिटेंशन इन प्रिजन, जेल में डाल सकते हैं, या अप्रूविंग ए रिसीवर फॉर मैनेजमेंट ऑफ द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट और एज द केस में भी द एम्प्लॉयर, ठीक है। तो यानी कि जो एस्टेब्लिशमेंट है या एम्प्लॉयर है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, मूवेबल या इमूवेबल को, ठीक है, उसको तो अरेस्ट कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, और जो उसकी प्रॉपर्टी है विषय मूवेबल है या इमूवेबल है उसके लिए रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी को बेचेगा, रियलाइज करेगा, ठीक है। चलिए, द अटैचमेंट शैल फर्स्ट बी इफेक्टेड अगेंस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट, एंड इफ सच अटैचमेंट एंड सेल इज इनसफिशियंट फॉर रिकवरिंग द होल ऑफ द अमाउंट ऑफ एरियस, रिकवरी ऑफिसर में टेक सच प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द एम्प्लॉयर। तो पहले तो एम्प्लॉयर की जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट है, उसको अटैच किया जाएगा, उसको सेल किया जाएगा, उससे रिकवर किया जाएगा। अगर उससे ही पैसा पूरा नहीं होता तो उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको अटैच करके उसको सेल किया जा सकता है, यानी देखिए, यानी कि उसके घर तक घुस सकते हैं। अगर कहता है मेरे पास प्रॉपर्टी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, किराए की जगह है, ठीक है, बिजनेस वहीं चला रहा था, है कि नहीं, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कब्जा करेंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जैसे हमने डिस्कस किया था कि ईएसआई फंड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, ईएसआई फंड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। और कहते हैं कि बेनिफिट क्या है इंश्योर्ड पर्सन को, आपको स्टार्टिंग से ही पता है, सिकनेस बेनिफिट है, मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, ठीक है, आप जो इंश्योर्ड है जो जिसका इलाज हो रहा है, ठीक है, उसके लिए अटेंडेंस बेनिफिट है, अटेंडेंट का बेनिफिट है, उसको देख रेख का, ठीक है। तो सिकनेस के बेनिफिट हो गए, मेडिकल बेनिफिट्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने आपका मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, मैंने बताया था कि अगर डेथ हो जाती है तो वहाँ पे फ्यूनरल के खर्चे हो गए, ठीक है, सारे खर्चे कहाँ से दिए जाते हैं, ईएसआई फंड में से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है एक टॉपिक कि बेनिफिट क्या है इस एक्ट के तहत इंश्योर्ड पर्सन को। कहते सेक्शन 46 प्रोवाइड्स दैट इंश्योर्ड पर्सन्स देयर डिपेंडेंट्स शैल बी इंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग बेनिफिट। अब जो इंश्योर्ड पर्सन है या उसके डिपेंडेंट्स हैं, तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस एक्ट के तहत। एक, पीरियोडिकल पेमेंट्स टू एनी इंश्योर्ड पर्सन इन केस ऑफ सिकनेस, अब बीमार हो गया है उसको जो पेमेंट करनी है, ठीक है, अगला इलाज सही से करा सके, उसका इलाज सही हो सके, घर पे उसका दाल पानी चल सके, तो पीरियोडिकल पेमेंट टू इंश्योर्ड पर्सन इन केस ऑफ सिकनेस, पीरियोडिकल पेमेंट टू एन इंश्योर्ड वीमेन
इन केस ऑफ कन्फाइनमेंट, मिसकैरियज, सिकनेस, ये मटर्निटी बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी, कन्फाइनमेंट, प्रीमेच्योर बर्थ ऑफ चाइल्ड और मिसकैरेज, जो बच्चा खराब हो जाता है, ठीक है। तो जो मटर्निटी बेनिफिट है उसमें जो प्रोडिकल पेमेंट्स है वो भी हो गई। फिर है प्रोडिकल पेमेंट्स टू इंश्योर्ड पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए डिसेबलमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजरी सस्टेन्ड एज एन एम्प्लॉय। तो पहला था सिकनेस के कारण, ठीक है, जो उसको पेमेंट देनी पड़ रही है प्रोडिकल, वो आ गया। नेक्स्ट मटर्निटी बेनिफिट्स जो हो गया उसकी पेमेंट है। फिर है कि जो डिसेबलमेंट हुई है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी, एम्प्लॉयमेंट के कारण, ठीक है, इन द कोर्स और आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट इंजरी हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे इंश्योर्ड पर्सन को जो प्रोडिकल पेमेंट दी जा रही है वो इसमें आ गया। फिर कहते हैं कि प्रोडिकल पेमेंट टू सच डिपेंडेंट्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। अब जो इंश्योर्ड पर्सन के जो डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है, उनको पेमेंट है। जो इंश्योर्ड पर्सन के जो डिपेंडेंट्स हैं उनको पेमेंट है। हु डाइज एज ए रिजल्ट ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट इंजरी सस्टेन्ड एज एन एम्प्लॉय। अब देखिए एक एम्प्लॉई है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है। अब उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है, जो डिपेंडेंट्स हैं उनको कोई प्रोडिकल पेमेंट दी जा रही है। एम्प्लॉई है, उसकी डेथ हो चुकी है, और उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको उसको जो प्रोडिकल पेमेंट दी जाती है वो इसमें आ गया। मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर और अटेंडेंस ऑन इंश्योर्ड पर्सन। अब इंश्योर्ड पर्सन है, उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके लिए या उसके अटेंडेंस के लिए जो खर्चे हैं। और पेमेंट टू द एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन। इंश्योर्ड पर्सन है, ठीक है, उसका जो एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर है उसको पेमेंट दी जाती है। अब जो इंश्योर्ड पर्सन है वो क्या हो गया, उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। इंश्योर्ड पर्सन की डेथ है तो उसका जो एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर है उसको पेमेंट दी जाती है। तो व्हाट द एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूनरल, मैं बताया था कि जो फ्यूनरल खर्चे हैं, ठीक है, यानी कि संस्कार के खर्चे हैं, ऑफ द डिसीज्ड इंश्योर्ड पर्सन। तो घर का जो एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर है उसको पैसे दे देते हैं, इसका संस्कार अच्छे से कर लो। ये मैं बताया ना, बहुत केसेज ऐसे देखे गए कि यानी कि संस्कार अच्छे से नहीं हो पाया क्योंकि पैसे नहीं थे एम्प्लॉय के घर वालों के पास, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि जो बंदे की डेथ हो गई है उसका भी, उसको जो एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर है, घर का सबसे बड़ा जो व्यक्ति है, उसको पैसे दे देते हैं कि संस्कार इसका अच्छे से करा लो। इफ द इंजर्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ डजंट हैव ए फैमिली, द फ्यूनरल पेमेंट विल बी पेड टू द पर्सन हु एक्चुअली इनकर्स द एक्सपेंडिचर। जो भी उस बंदे का संस्कार करवा के देता है, ठीक है, तो उसको वो पेमेंट कर दी जाती है, ठीक है जी। तो क्या क्या आया है इसमें, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो कहते हैं कि देखिए, अगर पहला है सिकनेस, ठीक है, सिकनेस के दौरान जो पेमेंट की जाती है, ठीक है, इंश्योर्ड पर्सन को, या जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं, ठीक है, मटर्निटी के दौरान जो प्रोडिकल पेमेंट की जाती है, या एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो चुकी है, सर डिसेबलमेंट है, ठीक है, उस दौरान जो पेमेंट की जाती है, या एक एम्प्लॉई है उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी, तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको पेमेंट की जाती है। अब जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसके जो अटेंडेंस है, उसके खर्चे हैं, ठीक है। अब एक जो एम्प्लॉईज है उसकी डेथ हो चुकी है, इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो चुकी है, तो उसके घर में जो भी एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर है उसको पेमेंट कर देते हैं कि हाँ, इसका जो दाग संस्कार है वो आप कर लो अच्छे से, ठीक है। अगर ऐसा कोई मेंबर सर्वाइविंग मेंबर है ही नहीं तो जिसने वो खर्चे किए हैं फ्यूनरल के, तो उसको पेमेंट कर दी जाती है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सच पेमेंट शिल नॉट एक्सीड सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय रूल्स अमाउंट प्रिस्क्राइब कर सकती है कि यहाँ पे आप कितना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी इतनी का अमाउंट आप पे कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि द क्लेम फॉर सच पेमेंट शैल बी मेड विद इन 3 months ऑफ द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन और विद इन सच एक्सटेंडेड पीरियड एज द कॉर्पोरेशन अलाउ इन दिस बिहाफ। आप कहते हैं कि जो पेमेंट करनी है, ठीक है, जो क्लेम करना है पेमेंट के लिए वो 3 महीने के अंदर करना है। जो इंश्योर्ड की डेथ हो रही है उसके 3 महीने के अंदर कर दो, या कॉर्पोरेशन इस टाइम को एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। चलिए, अब छोटा सा टॉपिक और रह गया है, ठीक है, एक छोटी सी वीडियो और बनेगी, तो हम वो नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करते हैं। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है। अगर वीडियो होती है 2-2.5 घंटे की, मान लो हो जाती है, तो बच्चों की शिकायत आ जाती है हमें कि सर इतनी लंबी वीडियो मत बनाया करो, 1-1 डेढ़ घंटे की वीडियो सही रहती है। मान लीजिए हमारे पास टाइम कम है, अगर दिन में 2-2.5 घंटे पढ़ना है तो ठीक है, हम एक घंटा वो पढ़ लेते हैं, 1 घंटा दूसरे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है जी। इस वीडियो, ये बिल्कुल पहली 2 वीडियोस बिल्कुल पावरफुल रही हैं, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे टॉपिक, इसको अच्छे से करिए, ठीक है। रिमेनिंग टॉपिक बिल्कुल नॉर्मल है, कम आते हैं वो, ठीक है। हम नेक्स्ट पार्ट में हम उसको कवर करते हैं, ख़त्म करते हैं उसको, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू।